हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय प्राइम अकेडमी। आज से हमारी स्टार्ट होने वाली है सेमेस्टर 8 का। आपका सब्जेक्ट है कंपनसेशन मैनेजमेंट। कंपनसेशन मैनेजमेंट है आपका सब्जेक्ट। उसकी सीरीज़ आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आप लोगों के लिए ये सीरीज़ लेकर आ चुका हूँ मैं। आज की वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं यूनिट 1 से लेकर इस सब्जेक्ट की यूनिट 4 तक के, या फिर सेमेस्टर 8 के किसी भी सब्जेक्ट के आपके नोट्स चाहिए, तो एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको फॉर द रुपीज़ 150 का आपको मिल जाएगा। 150 रुपये का आपको मिल जाएगा। आप जाकर टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बटन में, वहाँ जाकर सिर्फ मैसेज करें उस सब्जेक्ट का नाम, और आपको जो है उनके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। नेचर ऑफ कंपनसेशन। सबसे पहले समझते हैं कंपनसेशन होता क्या है। तो कंपनसेशन का मतलब ये होता है कि टोटल पेमेंट या फिर रिवॉर्ड एक एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है उसके काम करने के बदले में। यानी एक एम्प्लॉय है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, तो उसके वर्क के बदले में उसको कितनी पेमेंट मिल रही है या फिर कितने फायदे उस आदमी को मिल रहे हैं, उस एम्प्लॉय को मिल रहा है, वही चीज़ क्या कहलाई जाती है, कंपनसेशन कहलाई जाती है। अब खासियतें क्या क्या होती हैं, नेचर्स क्या क्या होता है, नेचर क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं हमारी कंपनसेशन की। सबसे पहले ये जो होती है पेमेंट होती है फॉर द सर्विस रेंडर्ड। यानी कि इस एम्प्लॉय ने जो भी अपनी सर्विस उस ऑर्गेनाइजेशन को दी, उसके बदले की जो पेमेंट इसको चाहिए होती है, वही हमारी क्या कहलाई जाती है, कंपनसेशन कहलाई जाती है। और यहाँ पर सिर्फ पेमेंट के अंदर जो है, ये बात याद रखिएगा, सिर्फ मनी इंक्लूड नहीं होगा। मनी के अलावा जो है जितने भी नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स इसको मिलते हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर, जैसे कि जो भी इसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कि कंपनी ने लीव पैकेज बनाकर दे दिया है इसका, कि जाओ घूम कर आओ कंपनी की तरफ से। तो चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो, पैसों से रिलेटेड हो या फिर बिना पैसों से रिलेटेड हो, तो वो सारे ही बेनिफिट्स हमारी कंपनसेशन के अंदर इंक्लूड होंगे। और ये सिस्टमेटिक होता है और प्लान्ड होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी एम्प्लॉय को कितनी भी कंपनसेशन दिए जा रहे हैं। ये हम पहले से एक सिस्टमेटिक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है कि किस एम्प्लॉय को कितना पैसा देना है। हर एम्प्लॉय का वो डिसाइड करके चलती है ऑलरेडी। और इट हेल्प इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। यानी कि जिसको जितनी अच्छी कंपनसेशन मिल रही होगी, जिस एम्प्लॉय को जितनी अच्छी कंपनसेशन मिल रही होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतना ही अच्छा काम करेगा, उतनी ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेहनत करेगा। ठीक है ना। तो वो मोटिवेट होगा। और ये एचआरएम पॉलिसीज का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या चीज़? हमारी कंपनसेशन। कंपनसेशन एचआरएम पॉलिसीज की बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि अगर आप कंपनसेशन नहीं दोगे तो फिर तो मतलब बंदा काम ही क्यों करे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। समझ रहे हो। अब समझता हूँ ऑब्जेक्टिव क्या क्या है कंपनसेशन के। कंपनसेशन दी क्यों जाती है, मेन वजह क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। यानी कंपनी जो है अच्छी अच्छी कंपनसेशन देती है, अच्छे अच्छे पैसे देती है। यानी कि जो भी स्किल्ड लोग हैं, और या फिर जो भी क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारी जॉब्स के लिए सुइटेबल हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएँ और अप्लाई करें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। ठीक है। क्योंकि स्किल्ड एम्प्लॉयज़ या फिर जो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो ये लोग ये चीज़ देखते हैं कि कहाँ पर हमें कंपनसेशन अच्छी मिलेगी, और वो उसी कंपनी के पास जाकर काम करने लग जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा, रिटेन एम्प्लॉयज़। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को रोके रखने के लिए। अब एम्प्लॉय ने ज्वाइन तो कर लिया, बट एक कंपनसेशन जो शुरू में तो कंपनी ने बहुत अच्छी बताई थी, बट फिर बाद में बढ़ाई ही नहीं उस कंपनसेशन को, वही रोके रखा। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाने लगेंगे। तो उनको जाने से रोकने के लिए उनकी कंपनसेशन बढ़ानी पड़ती है, उनके बेनिफिट्स बढ़ाने पड़ते हैं, ताकि ये जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं। अब नेक्स्ट आता है मोटिवेट एम्प्लॉयज़। यानी कि जो है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, ताकि वो और अच्छा और बेटर जो है परफॉर्म कर सकें। यानी जितनी अच्छी कंपनसेशन होगी, हम उनसे ये बोलेंगे जितना अच्छा आप परफॉर्म करोगे उतनी अच्छी आपको कंपनसेशन मिलेगी। तो इससे वो मोटिवेट होंगे और बेहतर काम करेंगे। चौथा है हमारा इंश्योर फेयरनेस। यानी कि इक्वल वर्क के लिए हर किसी को इक्वल पे मिले। यानी कि मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं, ये दोनों काम सेम कर रहे हैं, दोनों सेल्समैन हैं। ठीक है। ऐसा ना हो कि मिस्टर ए को उसी काम के ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और मिस्टर बी को उस काम के कम पैसे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फेयरनेस होनी चाहिए कि हर किसी को सेम काम के बदले में सेम पैसे मिलने चाहिए। पांचवा, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। यानी कि जितनी अच्छी कंपनसेशन एक एम्प्लॉय को मिलेगी, उतनी अच्छी उसकी एफिशिएंसी होगी, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। यानी जितना अच्छा उसको पैसा मिलेगा, वो उतनी ही मेहनत से, उतनी ही लगन से कंपनी के लिए काम करेगा और कंपनी को अच्छे रिजल्ट ला कर देगा। अब फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो हमारी कंपनसेशन पॉलिसीज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो कंपनसेशन पॉलिसीज जो होती है, वो बहुत सारे हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर वाले भी और ऑर्गेनाइजेशन के
बाहर वाले भी। दोनों फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी की कंपनसेशन पॉलिसी के ऊपर फ़र्क डालती हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर के अंदर जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो आता है एबिलिटी टू पे, यानी कि हमारी जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कितना जो है वो पे कर सकती है। अगर हमारी कंपनी अच्छी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अपने एम्प्लॉय को पेमेंट भी अच्छी कर सकती है। और वहीं अगर हमारा नया स्टार्टअप है जिसके पास पैसे नहीं है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को पे अच्छा नहीं कर सकती। दूसरा है हमारी जॉब रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जॉब रिक्वायरिंग मोर स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गेट हायर पेज, यानी कि जितनी ज्यादा जिस चीज को करने के लिए स्किल्स चाहिए होती हैं, जितनी ज्यादा जिस जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है, उसकी उतनी ही ज्यादा पे होती है। जैसे कि आप अपनी फील्ड में देखें, कॉमर्स की फील्ड में सी एस, सी ए, सी एम ए, ये जो लोग होते हैं, इनके इनकी ये चीजें करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सी एस, सी ए, सी एम ए निकालने के लिए जो है बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपको स्किल्स आनी चाहिए और आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली जाती है। बट साथ साथ अगर ये जॉब लग जाती है तो उनकी जो है पे भी आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो जितनी ज्यादा स्किल्स, जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होगा, उसकी पे उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरा होता है कंपनी पॉलिसीज, यानी हर एक अलग कंपनी की अलग अलग कंपनसेशन स्ट्रेटजीज होती हैं। हो सकता है कंपनी ए है, वो शुरू के अंदर आपको 10,000 रुपए दे रही है, बट अगर आप उसके पास 3 साल लगे रहे तो 3 साल में वो आपके 50,000 रुपए कर दे। और एक हो सकता है कंपनी बी है, वो आपको अभी तो शुरू में 20,000 ही दे रही है, बट हो सकता है वो अगले 3 साल में बढ़ाकर सिर्फ 30,000 ही करे, ठीक है ना, पैसे ना बढ़ाए। तो आपको जो है ये ध्यान से देखना है कि कौन सी कंपनी की पॉलिसीज क्या क्या है। तो हर कंपनी की पैसे देने की पॉलिसी अलग होती है, तो ये चीजें रखकर भी, ध्यान में रखकर भी सोचा जाना चाहिए। चौथा होता है हमारी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, यानी कि जो एम्प्लॉय जितना अच्छा काम करता है उसको उतनी अच्छी कंपनसेशन मिलती है। सीधी सीधी बात है, मान लीजिए प्रोडक्ट बनाने कंपनी के अंदर 1200 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो जो एम्प्लॉय 1200 का टारगेट अचीव कर पाएगा उसको पैसे मिल जाएंगे। और या फिर 1300 बना दिए किसी इंसान ने, तो उसको ऊपर से और बोनस भी मिल जाएगा। और वहीं कोई इंसान 1100 बना रहा है तो उसको जो है पैसे कम मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमारी सारी इंटरनल फैक्टर्स होती हैं। अब उसके बाद आते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर जो हमारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो सबसे पहले जो हमारी इंक्लूड होती है वो होती है मार्केट कंडीशन, यानी कि डिमांड और सप्लाई कितनी है लेबर की। मान लीजिए अगर लेबर की जो है सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेबर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया के अंदर है, लेबर बहुत है, तो जो है यहाँ पर से हमें चीप लेबर मिल जाती है। यानी कि हम जो है 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपए देकर लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा लेते हैं और वो खूब मेहनत करके काम करते हैं। और वहीं अगर लेबर की जो है डिमांड ज़्यादा है, लेबर कम है और डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जहाँ पर, जैसे कि आज के टाइम में एआई की फील्ड है, एआई की फील्ड के अंदर जो है लोगों की जो है डिमांड ज्यादा है, लेबर की डिमांड ज्यादा है, बट लेवल की सप्लाई इतनी नहीं है। तो अगर कोई भी इंसान एआई की फील्ड में आज के टाइम में जाता है तो उसको सैलरी अच्छी मिलेगी। तो ये सारी चीजें होती है हमारी मार्केट कंडीशन की। आपकी जो सैलरी है, कंपनसेशन है, वो आपकी डिमांड के ऊपर बेस करेगी कि आपकी डिमांड मार्केट के अंदर कितनी है। और दूसरी बात आती है हमारी गवर्नमेंट के रेगुलेशन की। सरकार ने क्या क्या रेगुलेशंस फिक्स कर रखी हैं कि एक तो सरकार ने मिनिमम वेजेस या फिर लेबर लॉज जो बना रखे होते हैं, उससे भी कंपनसेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि सरकार ने ये तय कर रखा है, फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेस के अंदर की 300 रुपए एक लेबर को देने ही देने हैं आपको। तो अब एक हर कंपनी को जो है एटलीस्ट इतने तो देने ही पड़ेंगे, और ऊपर से अगर कोई कंपनी चाहे वो अपने बढ़ा सकती है, जैसे कोई बड़ी कंपनी है तो वो अच्छी पेमेंट देगी, अदरवाइज इतनी ही पेमेंट सबको मिलेगी। तीसरा होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिस देश के अंदर आप रह रहे हैं, वहाँ के अकॉर्डिंगली जो है वेजेस उतनी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, जैसे कि आपका रेंट ही 15,000 है, और आपका जो है फूड का एक्सपेंस मान लीजिए 5,000 रुपये आ रहा है महीने का। तो ऐसे जो है आपका जो है दिल्ली के अंदर है। बट वहीं आप किसी ऐसे जो रूरल एरिया के अंदर चले आए, तो रूरल एरिया के अंदर आपका जो है वहीं पर अगर आपने रेंट पे भी ले रहे हैं तो कम से कम 2,000 का आपका रेंट होगा, और वही आपका 5,000 का यहाँ हो रहा है, तो 3-4 हज़ार में आपका वहाँ पर खाने पीने का हो जाएगा। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है शहरों में ज़्यादा होती है, तो शहरों के अंदर लोगों की वेजेस भी ज़्यादा होती हैं, सैलरी भी ज़्यादा होती है, और गाँव के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर थोड़ी कम होती हैं एज कम्पेयर टू द वहाँ सिटीज, ठीक है ना। और उसके बाद आता है चौथा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, यानी कंपनी जो है ना कंपनसेशन लेवल जो कॉम्पिटिटर सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली पे करती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। अब कंपनी ए जो है अपने एम्प्लॉयज को दे रही है 50,000 पर मंथ,
तो बी चाहेगी कि मेरे पास बढ़िया एम्प्लॉयज आए, तो बी जो है ना वहीं पर थोड़े से पैसे बढ़ा देगी, ये बोलेगी मैं दूंगी 52,000, यानी अपने कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंगली भी, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी तय की जाती है। अब नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, की वेजेस और सैलरी क्या क्या चीजें होती हैं। वेजेस का मतलब ये होता है जब भी कोई एक वर्कर जो है काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके काम के बदले में या तो उसको डेली पैसा मिल रहा है या फिर घंटे के हिसाब से पैसा मिल रहा है कि 1 घंटे काम करा तो 200 रुपये मिलेंगे, या फिर एक दिन काम करा तो 1,000 रुपये मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं वेजेस, जिसको हिंदी के अंदर दिहाड़ी भी बोला जाता है, आप लोग समझें तो, ठीक है। तो वेजेस की खासियतें क्या होती हैं, फीचर्स इसके यही होते हैं, ये तो या तो मैनुअल या फिर ऑपरेशनल वर्कर्स को ज्यादातर दिए जाते हैं, जैसे कि आपके प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब लोग हो गए, लेबर हो गई जो आपके घर वगैरह बनाती हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों की जो है ज्यादातर वेजेस जो दी जाती हैं वो इन लोगों को दी जाती हैं जो मैनुअल या फिर ऑपरेशनल वर्क करते हैं। और ये जो दी जाती हैं या तो आवर्स के बेसिस पर दी जाती हैं या फिर यूनिट्स के बेसिस पर, कि अगर आप 1200 आपको मतलब कितने भी प्रोडक्ट बना सकते हो और पर पर यूनिट बनाने का आपको 1 रुपये मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। और या फिर अगर आप 1 घंटे काम करते हो तो 1 घंटे के आपको 200 रुपये मिलेंगे। ऐसे यहाँ पर जो है पैसे दिए जाते हैं, वेजेस इस तरीके से दी जाती हैं, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म और वेरिएबल होती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। आप जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे कि डेली वेज लेबरर होती हैं जिनको आप घर पर लाकर काम करा सकते हो, और फैक्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं उनको जो है इसी के अकॉर्डिंगली वेजेस दी जाती हैं। तो सैलरी जो होती है, सैलरी एक फिक्स पेमेंट होती है जो एक एम्प्लॉय को दी जाती है और महीने में एक बार दी जाती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं, ठीक है ना। कि आपने 1 महीने काम करा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और 1 महीने बाद वो आपको आपके हाथ में पैसा दे रहा है, तो वो आपकी सैलरी हो गई। तो इसकी खासियतें यही होती हैं, ये जो है स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल एम्प्लॉयज को दी जाती है, यानी कि जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जिन्हें कोई स्किल्स आती है या फिर कुछ चीज एडमिनिस्ट्रेशन में वो काम कर रहे हैं या फिर मैनेज कर रहे हैं चीजों को, तो जो ऐसे एम्प्लॉयज हैं उनको जो है सैलरी दी जाती है। और ये एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ना ही ये कम होती ना ही ये ज्यादा होती है। आप चाहे चाहे 12 आप चाहे कितनी भी देर काम करें, ये आपको फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलेगी, और ये रेगुलरली मिलती है, यानी कि हर महीने आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल कोई मैनेजर हो गया, टीचर हो गया, या फिर कोई ऑफिस का एम्प्लॉय हो गया, तो उन लोगों को क्या मिलती है, सैलरीज मिलती हैं। तो अब फर्क क्या होता है हमारा वेजेस और सैलरी के बीच में, तो पेमेंट के बेसिस के ऊपर देखें तो वेजेस जो मिलती हैं तो घंटे के हिसाब से मिलती हैं, या फिर डेली आप कितना काम करो उसके हिसाब से, और सैलरी आपको महीने के हिसाब से मिलती है कि 1 महीने बाद आपकी सैलरी आ जाएगी। और वेजेस जो है, वेजेस के अंदर आपको मैनुअल वर्क करना पड़ता है कि 1 यूनिट बना रहा हो, 2 यूनिट बना रहा हो। और सैलरी के अंदर आपको स्किल आनी चाहिए कि एक्सेल चला रहा हो आप, या फिर ऑफिस वर्क आपको आना चाहिए कि मैनेजमेंट कर रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे टाइप ऑफ वर्क के अंदर आती हैं। और स्टेबिलिटी वेजेस की वेरिएबल होती है कि ये चेंज होती रहती है। हो सकता है आज 1 रुपये पर यूनिट बनाने का मिल रहा है और कल हो सकता है आपको उसी पर यूनिट बनाने के 3 रुपये मिल जाए। और सैलरी फिक्स्ड होती है कि अगर आपको 50,000 मंथली मिल रहा है तो 50,000 मंथली आपको मिलते ही रहेंगे। और वेजेस के एग्जांपल हो गए हमारे जैसे लेबरर्स होते हैं, और सैलरी के एग्जांपल हो गए हमारे जैसे मैनेजर्स को जो है ये सैलरी दी जाती है, ठीक है। अब वेज डिटर्मिनेशन हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। तो वेज डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि ये चीज़ जो है पहले से डिसाइड करना कि कितनी सैलरी या फिर कितनी वेज जो है हमें अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है, ठीक है। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब पता लगाना, वेजेस का मतलब दिहाड़ी, तो दिहाड़ी का पता लगाना यानी कि सैलरी और वेजेस का पता लगाना कि कितनी हमें अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है, वेज डिटर्मिनेशन कहलाया जाता है। यहाँ पर ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि एम्प्लॉयज़ को जो है फेयरली मिले, यानी जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत के हिसाब से उनको पैसा मिले, और अप्रोप्रिएटली उन लोगों को पैसा मिले। जो भी उनकी मेहनत है उनके सही हिसाब से उनको पैसा मिले, कम ज़्यादा उनको पैसा ना दिया जाए। अब फैक्टर अफेक्टिंग वेज डिटर्मिनेशन क्या क्या होता है, यानी कि वेज कितनी डिसाइड करनी है उसके ऊपर जो है क्या क्या चीज़ें फ़र्क डालते हैं, किन किन चीज़ों पर, किन किन चीज़ों का उस चीज़ पर फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले ये होता है डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि जैसा मैंने ऊपर बताया था कि अगर सप्लाई ज़्यादा है तो वेजेस कम होंगी, सप्लाई ज़्यादा है लेबर की वेजेस कम होंगी उनकी, और सप्लाई कम है लेबर कम है तो वेजेस उनकी ज़्यादा होंगी, जाहिर सी बात है। और स्किल और क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है जिसकी जितनी अच्छी स्किल होंगी, जितनी जिसकी क्वालिफिकेशन होगी, उसके उतने ज़्यादा पैसे होंगे, उसकी उतनी ज़्यादा सैलरी होगी। और नेचर ऑफ जॉब पर भी बात है, जैसे मैंने बताया कोई एग्जांपल सीए है तो उसकी जाहिर सी बात है सैलरी ज़्यादा होगी, और वहीं कहीं कॉल सेंटर पे कोई एक आदमी काम कर रहा है कॉल सेंटर के अंदर, तो उसकी सैलरी उससे कम होगी, जाहिर सी बात है। तो ये जॉब के ऊपर भी डिपेंड करता है। और नेक्स्ट आता है कंपनी एबिलिटी टू पे, कि जैसे मैंने बताया कोई एक स्टार्टअप है
स्टार्टअप कम पैसा देगा किसी को, और अगर एक कोई जैसे कि बड़ी कंपनी है जो ऑलरेडी बेस्ड है, टाटा हो गई, विप्रो हो गई, ये सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जो है वो अच्छे खासा पे दे देंगी किसी भी एम्प्लॉय को अपने, ठीक है ना। और गवर्नमेंट पॉलिसीज की, गवर्नमेंट ने जैसे कि ये जो है ज़्यादातर लेबर के केस में काम आता है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी होती है मिनिमम वेजेस की, कि 300 रुपये फॉर एग्जाम्पल आपको अपने देने ही देना। आप चेक कर सकते हो ये जितनी भी होगी आपकी फिलहाल जो चल रही है, मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने ये मिनिमम वेजेस सेट कर रखे हैं कि ये 300 रुपये जो हर एम्प्लॉय को जो है अपने हर वेजेस, वो जो भी आपको काम करता है आपके यहाँ पर डेली के हिसाब से आपको इतने देने ही देने हैं, तो ये जो है आपको देने पड़ेंगे। और कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होती है जिन शहरों के अंदर, ठीक है ना, जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह, वहाँ पर लोगों की सैलरी भी फिर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि यहाँ पर ये चीज़ इंश्योर की जाती है हर किसी को फेयर वेजेस मिले, यानी जो भी जितना काम कर रहा है उसको उतनी मेहनत के हिसाब से पैसा मिले। और इससे एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, जब उनको पैसे अच्छे मिलते हैं, पैसे उनकी मेहनत के हिसाब से मिलते हैं, तो वो लोग भी मोटिवेट होंगे। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि लोग लड़ाई झगड़े हैं कि एक एम्प्लॉय बोल रहा है दोनों सेम काम कर रहे हैं और भी दो, मगर ए को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, बी को कम पैसा मिल रहा है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि भाई तुझे क्यों ज़्यादा मुझे क्यों कम मिल रहा है। तो अगर दोनों को ही बराबर इक्वल पे मिलेगा तो जो है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे कि मुझे तो मेरी मेहनत के हिसाब से पैसा मिल रहा है, मैं तो खुश हूँ। अब उसके बाद आता है हमारे पे ग्रेड्स। पे ग्रेड्स जो एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर हम जो जॉब्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं, ठीक है ना। यानी कि जितनी भी जिस जॉब की वैल्यू है, जितनी भी जो जॉब की इम्पोर्टेंस है, उस के हिसाब से जो है हम अपने जो है जॉब्स को बांट देते हैं और हर लेवल के अंदर एक फिक्स सैलरी रेंज डिसाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक हो गया हमारा सीनियर मैनेजर, एक हो गया मैनेजर, एक हो गया एम्प्लॉय और एक हो गया वर्कर, ठीक है। तो सीनियर मैनेजर की हम सैलरी सेट कर देते हैं कि 2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में सैलरी होगी, और मैनेजर की सेट कर देते हैं हम 1 लाख से लेकर 2 लाख तक सैलरी होगी, और एम्प्लॉय की सेट कर देते हैं कि हम 25,000 से लेकर आपकी 1 लाख तक सैलरी होगी, और इसकी सेट कर देते हैं हम कि 10,000 से लेकर 25,000 तक के हमारे जो वर्कर हैं उनकी सैलरी होगी। तो इस तरीके से कि हमने हर जॉब को जो है उनकी वैल्यू के हिसाब से और उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांट दिया, अलग अलग लेवल के अंदर बांट दिया, और हर लेवल की एक फिक्स सैलरी रेंज दे दी। इसी को हम पे ग्रेड बोलते हैं, ठीक है ना। फीचर्स खासियतें पे ग्रेड की यही होती है कि जो जॉब्स होती हैं जिनकी सिमिलर वैल्यूज होती हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है, यानी कि हो सकता है मैनेजर जो वो एक ही ना हो, हर डिपार्टमेंट के सेम अलग अलग मैनेजर हो सकते हैं, फाइनेंस का अलग होगा, मार्केटिंग का अलग होगा, ठीक है ना। तो हर जगह का एक अलग अलग मैनेजर होगा। तो हर जो जॉब है जिनकी सिमिलर वैल्यू है उनको हम एक ही में डाल देते हैं। हम चाहे भले से फाइनेंस का मैनेजर हो, मार्केटिंग का मैनेजर हो, दोनों को 1 लाख से 2 लाख के बीच की ही सैलरी मिलेगी, ठीक है ना, इससे कम ज्यादा नहीं दी जाएगी। और हर ग्रेड की एक मिनिमम सैलरी होती है, एक मैक्सिमम सैलरी होती है। जैसे कि सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर की मिनिमम सैलरी क्या है कि कम से कम 2 लाख तो आपके पक्के ही पक्के हैं जो आपको मिलेंगे, और मैक्सिमम 5 लाख तक मिल सकते हैं, 5 लाख से ऊपर नहीं मिलेंगे। कम से कम 2 लाख, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख, उससे कम ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, कि इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम सेट होता है। और जो एम्प्लॉयज हैं वो जो है वो मूव कर सकते हैं ग्रेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, यानी कि जो है अब कोई एम्प्लॉय है वो बढ़िया काम कर रहा है, जैसे कि कोई एम्प्लॉय है वो बढ़िया काम कर रहा है, हो सकता है उसको 1 लाख रुपए सैलरी मिल जाए, और वहीं कोई एम्प्लॉय है जो बहुत बुरा काम कर रहा है उसे हो सकता है 25-30 हज़ार रुपए सैलरी मिल रही हो। यानी आप अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से इस ग्रेड के बीच में घूम सकते हैं, आपको जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा जो है इसके अंदर आपकी सैलरी वगैरह होगी। तो फायदे यही होंगे कि सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। ये समझना कितना ही ज्यादा मुश्किल है, आप लोग मुझे खुद बताएं। तो अगर ये किसी बच्चे को भी समझाऊं मैं, वो भी ये चीज़ समझ जाएगा। तो इसने सैलरी स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, और यहाँ पर फेयरनेस है हर किसी के साथ, यानी कि जो है जितनी ज़्यादा जिस जॉब की इंपॉर्टेंस है उतनी अच्छी उसकी सैलरी है। और एम्प्लॉयज से भी यही बोल दिया गया, वर्कर से भी यही बोल दिया गया कि जो जितना अच्छा काम करे उसको उतनी अच्छी सैलरी मिल जाएगी, भाई सीधे सीधी बात है। और कंपनसेशन मैनेज करना यहाँ से बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। जब हमें पता है कि एक एम्प्लॉय को इतना देना है, मैनेजर को इतना देना है, तो हम निकाल कर दे देंगे जब भी उसको देने होंगे। तो बस ये सीधी सीधी सी बात है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक वेज सर्विस का। तो वेज सर्विस जो होती हैं वो स्टडीज होती हैं जो हम करते हैं ताकि जो है हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। इंफॉर्मेशन मिल जाए किसके बारे में? वेजेस के बारे में, कि मार्केट के अंदर दूसरे लोग जो हैं, दूसरी कंपनीज जो हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी वेजेस दे रही हैं, इसके बारे में स्टडी कंडक्ट करना क्या कहलाया जाता है? वेज सर्विस कहलाया जाता है, ठीक है ना। कि वेज सर्वे जो है यही बोलते हैं कि इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना
कि दूसरी कंपनीज जो है क्या सैलरी दे रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो पर्पस क्या होता है वेज सर्वे का? पर्पस यही होता है, कंपनी जो है अपनी कंपनी जो है कंपेयर करती है वेजेस को मार्केट रेट के साथ, कि जो है मैं अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर एग्जांपल 500 रुपये पर डे दे रही हूँ, और वहीं जो मेरी कॉम्पिटिटर कंपनी है जो मुझसे आगे जाना चाहती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कितने पैसे दे रही है, वो 600 रुपये तो नहीं दे रही, जो कि ज़्यादा है मुझसे, ठीक है। और उसके हिसाब से वो कॉम्पिटेटिव सैलरी सेट करती है। तो अगर वो कंपनी 600 रुपये दे रही होगी तो ये भी थोड़े से पैसे बढ़ा देगी, बोलेगी मैं 650 रुपये दूंगी, ठीक है, आप लोग मेरे पास आकर काम करो। और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज अट्रैक्ट होंगे, बोलेंगे अरे ये तो 600 रुपये दे रहे हैं और ये 650 सेम काम के, तो हम यहाँ जाएंगे, और एम्प्लॉयज रुके रहेंगे। और जो रुके हुए थे वो बोलेंगे कि हमारी 150 रुपये से सैलरी बढ़ गई तो हम यहीं पर काम करेंगे। अब सोर्सेज क्या क्या होते हैं वेजेस सर्वे के, कि कहाँ कहाँ से आप पता लगा सकते हो कि दूसरी कंपनी कितना पैसा दे रही है? एक तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती हैं, उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्री की एसोसिएशंस बनी हुई होती हैं, वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, इंडस्ट्री के अलग अलग लोग, अलग अलग कंपनीज आकर वहाँ पर बैठती हैं, आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। मतलब वहाँ पर डिस्कशन होते हैं कि हम इतने देना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इसके बारे में रिसर्च करती हैं कि कौन सी कंपनी कितने पैसे अपने किस एम्प्लॉय को दे रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद आता है हमारा मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस का मतलब होता है सबसे कम अमाउंट ऑफ वेज जो एक एम्प्लॉयर को लीगली देनी चाहिए, एक वर्कर को लीगली देनी चाहिए। यानी एक एम्प्लॉयर जो है अपने वर्कर को जो कम से कम अमाउंट जो सरकार ने तय कर रखी है कि एटलीस्ट इतनी देनी ही देनी है, चाहे आप कितना भी काम करो, आपके पास वो पूरा दिन के लिए आ रहा है ना, तो आप 300 रुपये से कम उसको नहीं दोगे, जैसे मैंने ऊपर बताया फॉर एग्जाम्पल। तो ये मिनिमम अमाउंट होती है जो उनको हमेशा देनी ही देनी होती है, ठीक है। और ये सरकार ने फिक्स कर रखी होती है, और इससे कम जो है कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को नहीं दे सकता। तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वर्कर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, यानी मेहनत तो पूरे दिन करे और उनसे बोल रहे हैं ये लो 100 रुपये और जाओ घर अपने। तो इनका तो वर्कर्स का तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, तो वो चीज़ ना हो, इस वजह से ये चीज़ कराई जाती है। और बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उनका इंश्योर हो जाए, यानी कि आप खुद देखेंगे अगर 300 रुपये पर डे भी कोई कमा रहा है, तो पर डे पूरी मेहनत करके वो सारा दिन लगाकर अगर उसको 300 रुपये भी मिल रहा है तो क्या फ़ायदा, ठीक है। नहीं, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो उसका पूरा ही नहीं हो पाएगा। क्या क्या चीज़ें आ पाएंगी उसके, आजकल खर्चे इतने ज़्यादा हैं, तो 300 रुपये में क्या क्या चीज़ आ सकती हैं, ठीक है। और रिड्यूस पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को जो है ये कम करेगा। अगर जो है इंसान को 300 रुपये भी मिल रहा है तो वो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ अपना चला लेगा, वो कहीं भीख नहीं मांगेगा एटलीस्ट, ठीक है। फीचर्स इसके ये होते हैं, लीगली बाइंडिंग होते हैं कि ये जो भी एम्प्लॉयर उनको करना ही करना पड़ता है, और अगर आप ये नहीं करते तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, एम्प्लॉयर के ऊपर केस हो जाएगा। और इंडस्ट्री और रीजन के हिसाब से ये अलग होती हैं। हो सकता है कोई जो अच्छी कंपनीज हैं वहाँ पर जो है उनकी जो है वो मिनिमम वेजेस ज़्यादा हो, और जो छोटी कंपनीज हैं हो सकता है उनकी मिनिमम वेजेस कम हो। तो ये इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग या फिर रीजन के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल जैसे कि दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर है, ये मेट्रो सिटीज़ हैं, ये इनके रीजन के अंदर जो है यहाँ पर वेजेस ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा इसके अंदर पॉइंट है कि रिव्यूड पीरियोडिकली, और इसको हर साल जो है रिव्यू करा जाता है कि हर साल महंगाई कितनी बढ़ी, उसके अकॉर्डिंगली इसको रिव्यू करा जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट है फेयर वेजेस का। तो फेयर वेजेस वो वेजेस होती हैं जो कि हमारी मिनिमम वेजेस से ज़्यादा होती हैं बट लिविंग वेजेस से कम होती हैं। यानी कि फेयर वेजेस सीधा सीधा समझें, मिनिमम वेजेस से ज़्यादा और लिविंग वेजेस से कम, उसको हम बोलते हैं फेयर वेजेस। तो लिविंग वेजेस को मैं अभी बताऊंगा, मिनिमम वेजेस मैंने आपको बता दिया है। यानी कि ये वो वेज होती है जिसके ऊपर अगर आपको ये मिलती हैं तो आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकते हो, यानी एक सिंपल लाइफ जी सकते हो। बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी सकते बट एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो कि आपका खाना पीना पहनना ओढ़ना हो जाएगा, बट एक गुड लाइफ नहीं जी सकते, एक रीजनेबल लाइफ जी सकते हो यहाँ पर, ठीक है। फीचर्स इसके ये होते हैं, ये आपकी जॉब वैल्यू और प्रोडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है ना। जितनी आपकी जॉब की वैल्यू होगी उतने हिसाब से आपको वेजेस मिलेंगी। और दूसरी बात होती है कंपनी की एबिलिटी कितनी है पे करने की। वही बात फिर से कि अगर नई कंपनी है तो कम पे करेगी, और अगर इस्टेब्लिश कंपनी है तो वो अच्छा पे करेगी। और ये जो है फेयरनेस अमंग एम्प्लॉयज़ को इंश्योर करती है कि हर एम्प्लॉयज़ के साथ जो है फेयर तरीके से ट्रीट किया जाए। अब लिविंग वेजेस आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो लिविंग वेजेस जो होती हैं वो वेजेस होती है जो इतनी सफिशिएंट होती हैं कि हमें एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सके, कि हमारे हमको भी और हमारी फैमिली को भी, यानी कि एक बढ़िया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम अच्छे से ज़िंदगी जी पाएँ।
तो एक ऐसी वेजेस जिसको मिलने के बाद हम एक अच्छा जीवन जी पाएँ उसको हम बोलते हैं लिविंग वेजेस। खासियत इसके यही होती हैं, इसके अंदर जितने भी हमारी बेसिक नीड्स हैं वो तो हमारी कवर होती हैं कि हम खाना भी अच्छा खा रहे हैं, कपड़े भी अच्छे पहन रहे हैं, घर भी हमारे पास अच्छा है, और साथ साथ पढ़ाई भी हमारे बच्चे अच्छी कर रहे हैं, हेल्थ भी हमारी बढ़िया है, कंफर्ट भी हमारा बढ़िया है, और ये हमारी फेयर वेजेस से ज़्यादा होती हैं। तो सबसे पहले आती हैं मिनिमम वेजेस, फिर आती हैं फेयर वेजेस, और सबसे ज़्यादा लिविंग वेजेस। इस तरीके से जो है ये सीरीज़ हमारी चलती है। तो तीनों के अंदर फ़र्क देखते हैं मिनिमम, फेयर और लिविंग वेज के बीच में। मिनिमम होती है सबसे कम, फेयर का मतलब रीज़नेबल की ठीक ठाक, और लिविंग का मतलब होता है कंफर्टेबल, सबसे बढ़िया वाली। मिनिमम वेजेस सबसे कम होती है, फेयर वेजेस मीडियम होती है, और लिविंग वेजेस हाईएस्ट होती है। और ये मिनिमम वेजेस से दी जाती है कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कि उनके साथ गलत ना हो, जो मेहनत कर रहे हैं लोग उनको ऐसा ना हो कि उनकी जो है मेहनत से भी कम उनको पैसा मिले। फेयर वेजेस इस वजह से दी जाती हैं ताकि फेयरनेस को इंश्योर किया जा सके, और लिविंग वेजेस इस वजह से दी जाती हैं ताकि एक जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो एक अच्छी लाइफ जिए, गुड लाइफ जिए, इस वजह से जो है हमारी ये दी जाती हैं। और उसके बाद आते हैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ कंपनसेशन स्ट्रक्चर। तो कंपनसेशन स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो एक ऐसा कंप्लीट सिस्टम होता है हमारी सैलरी का, कि सैलरी कितनी देनी है, बेनिफिट्स कितने देने, और इंसेंटिव्स कितने देने हैं एम्प्लॉयज़ को। इसका पूरा जो है ना एक स्ट्रक्चर होता है हमारा कंपनसेशन स्ट्रक्चर, एक पूरा सिस्टम होता है कि सैलरी, बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स कितने दिए जाएंगे हमारे एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी कि अलग अलग कंपोनेंट क्या क्या हैं जो मिलकर जो है हमारी एम्प्लॉय की टोटल अर्निंग बनाते हैं। कि सिर्फ जो है यहाँ पर आपके सिर्फ मॉनेटरी टर्म में सैलरी कितनी मिल रही है, वेजेस कितने मिल रहे हैं, वो नहीं आएंगे। उसके अलावा आपके जो है क्या नाम है टोटल कंपोनेंट्स, आपको क्या क्या मिल रहा है, टोटल अर्निंग आपकी क्या क्या हो रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी इंक्लूड होंगी। सबसे पहले आएगा आपका फिक्स्ड पे। फिक्स्ड पे जो होती है वो आपकी रेगुलर और गारंटेड सैलरी होती है जो एक एम्प्लॉय को दी जाती है, यानी कि ये जो है उसको पक्का पक्का दी जाएगी, रेगुलरली दी जाएगी और हमेशा दी जाएगी, चाहे कितना काम करो नहीं करो। फॉर एग्जांपल 15,000 आपकी फिक्स्ड पे कि आपको हमेशा हर महीने मिलेगी, आप चाहे कम काम करो या ज़्यादा काम करो। खासियत ये होती है आपको हर महीने में एक बार मिलती है, और दूसरे ये है बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती, यानी कि अगर आपको 15,000 से बढ़कर अगर ये फॉर एग्जांपल 22,000 होनी है, ठीक है, तो वो एक साल के अंदर होगी आपको, 1 ईयर के अंदर। अगर आप 1 ईयर हमारी कंपनी के अंदर रुके रहते हो तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर बेसिक सैलरी और अलाउंस दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, कि बेसिक सैलरी और अलाउंस मिलाकर हमारे फिक्स्ड पे बनाते हैं, यानी कि बेसिक सैलरी हो गई आपकी 12,000 और 3,000 के आपको अलाउंस मिल रहा है, तो ये दोनों मिलकर आपके क्या बना रही है, फिक्स्ड पे बना रही है। फॉर एग्जांपल क्या क्या आ गया इसके अंदर, आपके सारे वो होंगे कि बेसिक सैलरी 15,000 की, डेयरनेस अलाउंस आपको 1,500 का मिल रहा है, और हाउस रेंट अलाउंस भी आपको 1,500 का मिल रहा है, सॉरी ये 12,000 की, टोटल आपके हो गए 15,000 रुपये। तो इस तरीके से ये आपकी फिक्स्ड पे बन गई 15,000 रुपये की, जो आपको हर महीने मिलेगी ही मिलेगी, और चेंज नहीं होगी इतनी जल्दी, ये बाद में थोड़ा चेंज होगी। तो इम्पॉर्टेंस यही है कि एक इंसान को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है, उसको पैसे मिल जाते हैं ठीक ठाक, और स्टेबल इनकम हो जाती है एम्प्लॉयज़ के लिए। यानी कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए 15,000 स्टेबल इनकम होती है कि ये ठीक है, मेरा घर इससे चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आती है वेरिएबल पे। वेरिएबल पे जो होती है वो भी एक हमारी सैलरी का पार्ट होती है, बट ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है, या फिर कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है कि अगर कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट्स कमाए तो वो वेरिएबल पे भी हमारे एम्प्लॉयज़ की बढ़ जाएगी, या फिर हमारे एम्प्लॉय ने अच्छा काम करा तो उसको जो है अच्छी सैलरी, अच्छी वेरिएबल पे मिलेगी। तो फिर ये आती है हमारी नेक्स्ट वेरिएबल पे। खासियत इसकी ये होती है कि ये फिक्स्ड नहीं होती है, जितना एम्प्लॉय अच्छा काम करता है या फिर जितनी कंपनी अच्छी ग्रो होती है उसके हिसाब से दी जाती है, और ये परफॉर्मेंस से लिंक्ड होती है, यानी कि कनेक्टेड होती है ये, कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी सैलरी, जितनी बेकार परफॉर्मेंस उतनी कम पे, ठीक है ना। और इसको बोनस या फिर इंसेंटिव के तरीके से दिया जाता है, इसको फिक्स सैलरी के तरीके से नहीं दिया जाता है, इसको बोनस के तरीके से दिया जाता है। जैसे कि परफॉर्मेंस बोनस होगा कि आपने अच्छा काम करा, आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, सेल्स कमीशन मिलेगी कि आपने हमारे प्रोडक्ट बहुत सारे बेच दिए तो आपको हर प्रोडक्ट के बदले में 5% मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंस यही होती है कि जब ये चीज़ें बोनसेस एम्प्लॉय को मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, और वो कंपनी के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ता है, और प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव होती है यहाँ से। अब नेक्स्ट आता है हमारा कैश बेनिफिट। कैश बेनिफिट जो होती हैं वो एडिशनल मॉनेटरी पेमेंट्स होती हैं जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं सैलरी से हट के। सैलरी से हट के जितने भी एक्स्ट्रा कैश किसी भी एम्प्लॉय को अगर मिल रहा है तो वो उसका क्या कहलाया जाएगा, कैश बेनिफिट कहलाया जाएगा। एग्जांपल की बोनस मिल रहा है, या फिर ओवर टाइम करा उसने, उसके बदले में पे मिल रहा है, कहीं पर गया तो उसको ट्रैवल अलाउंस मिला, पैसे मिले उस चीज़ के, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा कैश बेनिफिट्स बोलते हैं, यानी कि जो एडिशनल मनी किसी भी एम्प्लॉय को मिले उसकी सैलरी के अलावा, ठीक है।
तो इम्पोर्टेंस इसकी यही होती है कि जो एम्प्लॉय की टोटल अर्निंग होती है उसके अंदर ही एडिशनली उसको मिलती है, तो ये बढ़ जाते हैं और एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहता है। तो जिसको जितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे वो उतना ज़्यादा सेटिस्फाई रहेगा, उतने खुश रहेगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट आता है हमारे इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स जो होते हैं वो हमारे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स होते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें, ठीक है ना। यानी कि जब उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करी और एम्प्लॉय को उसके बदले में जो भी रिवॉर्ड दिया गया उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव, ठीक है। अब ये 3 टाइप के होते हैं हमारे, इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव, ठीक है। कि जब एक इंसान को मिले इंडिविजुअल, जब पूरे ग्रुप को मिले, टीम को मिले ग्रुप इंसेंटिव, और जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिले तो ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव। इंपॉर्टेंस इसकी यही होती है, हाई परफॉर्मेंस को बढ़ावा देती है, यानी कि लोग सोचते हैं कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें इंसेंटिव मिलेंगे, तो जो है इससे जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है और ज़्यादा बढ़ती है और उनकी मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। तो एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन का मतलब वो सैलरी या फिर वो बेनिफिट्स होते हैं जो टॉप लेवल मैनेजर्स को मिलते हैं, जैसे कंपनी के सीईओ हो गए, डायरेक्टर्स हो गए। तो इन लोगों को जो है हमारे जो भी उनको सैलरी दी जाती है, फिर जो भी उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन कहलाई जाती है, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या क्या होगा, इनको इनकी फिक्स सैलरी भी पहले तो बहुत हाई होती है और ऊपर से अगर ये काम बढ़िया करते हैं तो इनको परफॉर्मेंस बोनसेस भी बहुत अच्छा मिलता है। इनको ईसोप्स मिलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, आप लोगों को पता होगा। फर्स्ट सेमेस्टर के वो सेकंड सेमेस्टर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दोनों के अंदर ईसोप्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। और उसके अलावा पर्क्स मिलते हैं इनको बहुत सारे, जैसे कार, हाउस, ये सब चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें इन लोगों को दी जाती हैं। तो ये इसके कॉम्पोनेंट होते हैं। तो इंपॉर्टेंस यही होगा। तो ये टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, यानी कि कंपनी जो है जो टॉप टैलेंट होते हैं, सीईओ, डायरेक्टर्स होते हैं, उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें करती हैं, उनको ये देती हैं एग्जीक्यूटिव पे। और ये जो है एग्जीक्यूटिव्स को मोटिवेट करती हैं ताकि वो अच्छे से काम करें, यानी कि सीईओ, डायरेक्टर्स जितने अच्छी तरीके से कंपनी को संभालेंगे कंपनी उतनी अच्छी चलेगी। तो उन लोगों के लिए जो होते हैं ये होता है। अब देखिए स्टॉक ऑप्शन आपका आ गया, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि ये आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर आ गया है ये। तो ये जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, ईसॉप्स इनको बोले जाते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। आप लोगों ने सुना होगा इनके बारे में। ये एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, यानी कि जो है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के पास एक राइट आ जाता है कि वो कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है फिक्स प्राइस के ऊपर, जो कि एक्चुअल प्राइस से कम होते हैं। यानी कि अगर कंपनी का शेयर मान लीजिए 100 रुपये का चल रहा है आपका, तो एम्प्लॉय से बोला जाता है कि आप जो है इस शेयर को 80 रुपये का खरीद सकते हो। तो इसी चीज़ को आप बोलते हैं स्टॉक ऑप्शंस, ठीक है। तो फ़ायदे यही होते हैं कि इसके जो है एम्प्लॉय जो होते हैं वो पार्ट ओनर बन जाता है। अब एम्प्लॉय ये सोचता है कि मैंने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, और जिसके पास भी कंपनी के शेयर्स होते हैं वो कंपनी का ओनर कहलाया जाता है। तो कंपनी का पार्ट ओनर बन जाता है हमारे एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ ही हमारे ओनर भी हैं साथ साथ। तो इससे जो है वो हमारी कंपनी को अपनी कंपनी समझ के मेहनत करते हैं, उसमें काम करते हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वो बना देते हैं। यानी कि जब उनके पास शेयर आ जाते हैं तो वो सोचते हैं अब ये मेरी कंपनी है और मैं अपनी कंपनी को आगे लेकर जाऊंगा, ठीक है। और ये एम्प्लॉय के गोल को कंपनी की सक्सेस के साथ जोड़ देता है। तो हम मतलब वही बात हो गई ना कि फिर से वो यही सोचेंगे कि जितने ज़्यादा मेरी मेहनत बड़ी होगी उतनी कंपनी आगे जाएगी, उतने शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से ईसॉप्स बढ़ेगा तो मेरे भी शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे। अब आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग सैलरी स्लिप। तो एक सैलरी स्लिप जो होती है वो हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारे एम्प्लॉय की सैलरी और सारी डिडक्शन की, कितनी सैलरी हमने उसे दी और क्या क्या पैसे उसके कितने कितने हमने कहाँ कहाँ काटे, वही डॉक्यूमेंट हमारा क्या कहलाया जाता है, सैलरी स्लिप कहलाया जाता है, ठीक है। एक पूरा पेपर होता है जिसके अंदर आपकी सबसे पहले ये देखिए कंपोनेंट लिखे होंगे, आपकी सारी अर्निंग लिखी होगी कि बेसिक सैलरी आपकी हो गई, आपकी फॉर एग्जांपल बेसिक सैलरी आपकी 20,000 रुपये, ठीक है ना। उसके ऊपर आपको अलाउंस मिल रहा है, आपको 5,000 रुपये का, ठीक है। और उसके अलावा बोनस आपको मिला है, बोनस भी मिल गया आपको 3,000 रुपये का। ये आपकी इस तरीके से कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर। फिर डिडक्शन लिखे होते हैं कि आपने इनकम टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे करा आपने, फॉर एग्जांपल 5,000 का टैक्स पे कर दिया। और उसके बाद प्रोविडेंट फंड और दूसरी डिडक्शन और हुई, पीएफ कटा और अदर डिडक्शन और कटी। तो आपका ये 1,000 का पीएफ कट गया और दूसरी डिडक्शन हो गई 2,000 की। तो टोटल आपके 28,000 में से 20,000 माइनस करें तो 20,000 आपकी सैलरी आ गई, टोटल सैलरी जो आपके इन हैंड में आप लोगों को मिलने वाली है। तो ये होती है हमारी सैलरी स्लिप, इस तरीके की बनी हुई होती है। ये हो गई हमारी सैलरी स्लिप, ठीक है। नेट सैलरी कैसे निकालते हैं हम, जब भी हमें नेट सैलरी निकालनी हो तो टोटल अर्निंग में से टोटल डिडक्शन माइनस कर देते हैं। कि यहाँ पर हमने टोटल अर्निंग देखी 28,000 है और टोटल डिडक्शन हो रही है हमारी 8,000 रुपये की। तो टोटल अर्निंग में से हमने टोटल डिडक्शन माइनस करके हमारी टोटल सैलरी निकाल ली, जो कि आ गई हमारी 20,000 रुपये की, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसकी यही होती है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाती है सैलरी के अंदर, यानी कि जब आपके
हाथ में सैलरी की स्लिप आएगी तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे कितने कितने पैसे कटने हैं, कहाँ कहाँ कटने हैं। ठीक है ना। इससे बंदा जो है फिर उसको थोड़ी वो रहती है कि अब मुझे पता है कि मेरे पैसे कहाँ कटने हैं, कहाँ पर मेरी गलती थी। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग में भी मदद करती है और लोन्स और रिकॉर्ड्स के लिए जो है इसकी ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट आती है हमारी कंपनी वेज पॉलिसीज़। कंपनी वेज पॉलिसीज़ जो होती है, एक वेज पॉलिसी ये डिफाइन करती है कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है जिससे वो अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस देती है, यानी कितनी वेजेस देती है, कब कब देती है, कैसे कैसे देती है, तो वो उसकी कंपनी की वेज पॉलिसी कहलाई जाती है। ठीक है। अब वेज कंपोनेंट क्या क्या आते हैं, वेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है बेसिक पे, जो कि कोर पार्ट ऑफ सैलरी होती है, यानी कि जो मेन आप लोगों को देना ही देना है। फॉर एग्जांपल एक इंसान को 500 रुपये मिल रहा है पर डे के, तो वो उसकी बेसिक पे है जो उसको मिलेगी मिलेगी। उसके अलावा अलाउंस मिलते हैं कि एचआरए का अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस की अगर ये एक्स्ट्रा पेमेंट्स होती हैं कि वो कहीं से आ रहा है या फिर हाउस या फिर रेंट पर रह रहा है तो उसके बदले में उसको अलाउंस मिलते हैं। इंसेंटिव मिलते हैं कि जितना बढ़िया काम करो उतने हिसाब से उसको परफॉर्मेंस के बेस के हिसाब से उसका वो मिलेगा कि अगर बढ़िया काम करा तो सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, इंसेंटिव्स मिलेंगे। बेनिफिट्स होते हैं, नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से फ्री हो जाता है, आपको अपनी तरफ से इंश्योरेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आईडी इन्फ्यूजन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यूनिट नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। एज यू ऑल नो हमारी चल रही है कंपनसेशन मैनेजमेंट सेमेस्टर 8 की सीरीज़। यूनिट नंबर 1 हमारा लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया था। आज की वीडियो के अंदर हम अपना यूनिट 2 जिसका नाम है जॉब इवैल्यूएशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के कंपनसेशन मैनेजमेंट के फॉर द ₹150 ओनली, 150 रुपये, 150 के आपके नोट्स जो हैं हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ कंपनसेशन मैनेजमेंट टाइप करें, आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। यूनिट नंबर 2 जॉब इवैल्यूएशन। तो जॉब इवैल्यूएशन का मतलब समझते हैं। तो जॉब इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी जॉब की वैल्यू या फिर उसकी इंपॉर्टेंस निकालने की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो जॉब है, ये जॉब पोजीशन जो है उसकी कितनी वैल्यू और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ये इस चीज़ का पता लगाना ही जॉब इवैल्यूएशन कहलाया जाता है। यानी कि जॉब इवैल्यूएशन का फ़ायदा क्या होता है, इससे हमें ये मदद मिलती है कि अब हमने जॉब की वैल्यू पता करी या फिर जॉब की इंपॉर्टेंस पता करी कि ये हमारी जॉब जो है कितनी इंपॉर्टेंस है, इसकी कितनी वैल्यू है। उस हिसाब से हम फेयर सैलरी डिसाइड कर सकते हैं अलग अलग जॉब्स के लिए। यानी कि जो जॉब जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसकी इतनी अच्छी सैलरी देंगे, और जो जॉब जितनी कम इंपॉर्टेंट होगी उसकी उतनी कम सैलरी देंगे। यानी ड्यूटीज़ के हिसाब से कि किस जॉब में कितनी ज़्यादा ड्यूटी है, किस जॉब में कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और किस जॉब में ज़्यादा स्किल्स चाहिए, तो उसके हिसाब से जो है हम जॉब्स को इवेल्युएट करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सी जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी जॉब कम इंपॉर्टेंट है। फिर जो जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसका सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा बनाते हैं, और जॉब कम इंपॉर्टेंट होती है उसका सैलरी स्ट्रक्चर हम थोड़ा छोटा बनाते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जॉब इवैल्यूएशन के, कि जॉब इवैल्यूएशन जो करा जाता है वो क्यों करा जाता है। सबसे पहले तो यही बात होती है कि ताकि ये चीज़ इंश्योर रहे कि इक्वल पे मिले इक्वल काम के लिए। जो जितनी जिसकी मेहनत है उसको अपनी मेहनत के हिसाब से जो है इक्वल पे मिलनी चाहिए। दूसरी बात होती है फेयरनेस ऑफ वेजेस के अंदर, यानी कि हर किसी के साथ किसी को ऐसा ना हो कि किसी को वेजेस ज़्यादा मिल रही हैं, किसी को कम मिल रही हैं। हर किसी को अपनी मेहनत के हिसाब से उनकी वेजेस मिलनी चाहिए, और वेज डिफरेंस कम हो जाए। यानी कि जो है कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि सेम काम के एक एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और दूसरे एम्प्लॉय को उसी काम के बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, तो ये वेज डिफरेंस ना हो। और साथ साथ सैलरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनाने में मदद करता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था यहाँ पर कि सैलरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनाने में भी हमारा जॉब इवैल्यूएशन मदद करता है। अब मेथड्स क्या होते हैं जॉब इवैल्यूएशन की, कि जॉब इवैल्यूएशन करी किस तरीके से जाती है। तो जॉब इवैल्यूएशन करने के जो है बेसिकली 2 मेथड हैं, 2 तरीके से जो है हमारी जॉब इवैल्यूएशन करी जाती है। सबसे पहला आता है हमारा नॉन एनालिटिकल मेथड, जिसका दूसरा नाम होता है सिंपल मेथड। कोई सी भी चीज़ पूछ ली जाए, नॉन एनालिटिकल मेथड या फिर सिंपल मेथड, आपको इन्हीं के बारे में लिखना है। नॉन एनालिटिकल मेथड के अंदर सबसे पहला मेथड आता है हमारा रैंकिंग मेथड्स। रैंकिंग मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब्स हैं उनको हाई से लेकर लोएस्ट के अंदर अरेंज कर देंगे। कौन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब है उसको रखेंगे हम हाई पर, कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये है, सेकंड इंपॉर्टेंट ये है, ऐसे हाई से नीचे आते आते 4 5 जो भी हमारी सबसे लो वाली होगी
उसकी तरीके से जो है हम इनको अरेंज कर देंगे, कौन सी जॉब पोजीशन सबसे हाई इंपॉर्टेंट है और कौन सी जॉब सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनको रैंक कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं रैंकिंग मेथड। इसके खासियतें ये होती हैं कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, करना ईजी है। आप तो ये सीधा सीधा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहली, जो उससे कम है दूसरी, तो ये करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और यहाँ पर कोई डिटेल एनालिसिस आपको नहीं करना पड़ता कि डिटेल के अंदर सारी चीज़ें पता लगा रहा हूँ फिर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। आपको जो लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहली पे रख दो, जो उससे कम है उसको दूसरी पे रख दो, कोई ज़्यादा नहीं होंगी। लिमिटेशन ये होती है, कम इसकी ये होती है, हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। कि यहाँ पर तो आप तुक्के से कर रहे हो ना कि ये ज़्यादा है ये कम है, या आप अपने तुक्के से कर रहे हो या आप अपने आइडिया से कर रहे हो, और हमेशा ये चीज़ सही नहीं होती, एक्यूरेट नहीं होती है, ठीक है। अब जॉब दूसरा होता है हमारा जॉब क्लासिफिकेशन मेथड्स, यानी कि यहाँ पर जो है जॉब्स को हम अलग अलग क्लासेस के अंदर या फिर अलग अलग ग्रेड के अंदर बांट देते हैं, और हर क्लास की जो एक फिक्स्ड सैलरी रेंज होती है। जैसे कि मैंने लास्ट यूनिट के अंदर बताया था कि 3 क्लास के अंदर हमने बांट दिया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 में मैनेजर्स आ रहे हैं, क्लास 2 में सुपरवाइजर आ रहे हैं, क्लास 3 में वर्कर्स आ रहे हैं। मैनेजर्स की सैलरी कितनी दे रहे हैं हम? 2 लाख से 5 लाख, और सुपरवाइजर की कितनी दे रहे हैं? 1 लाख से 2 लाख के बीच में, और वर्कर्स की कितनी दे रहे हैं हम? 25,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में। तो ये होता है हमारा जॉब क्लासिफिकेशन मेथड बोला जाता है, जब हम ऐसे पहले क्लास में बांट देते हैं, फिर उनके सामने उनकी जॉब पोजीशन लिखते हैं और उनके सामने उनकी फिक्स सैलरी रेंज होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अपना जॉब क्लासिफिकेशन मेथड बोला जाता है इसको, ठीक है। अब दूसरा तरीका आता है हमारा एनालिटिकल मेथड्स, जिसको डिटेल्ड मेथड्स भी बोला जाता है। सिंपल मेथड हमने पहले समझा, अब ये हमारा नॉन एनालिटिकल के बाद एनालिटिकल मेथड, डिटेल्ड मेथड जिसको बोला जाता है। सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारा पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड के अंदर क्या होता है? यहाँ पर जो जितनी भी जॉब है उनको इवेल्युएट किया जाता है और उसके हिसाब से उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। यानी कि अगर इस जॉब के अंदर स्किल्स लग रही है तो 1 पॉइंट, इस जॉब के अंदर अगर एफर्ट लग रहा है तो 1 पॉइंट, इस जॉब के अंदर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो 1 पॉइंट, अगर इस जॉब की वर्किंग कंडीशंस जो हैं अच्छी नहीं हैं तो 1 पॉइंट, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी पे होगी। फॉर एग्जांपल एक के अंदर ये चारों चीज़ें आ रही हैं, उसको जॉब पोजीशन को मिल गए 4 पॉइंट, तो जो जिस जॉब को 4 पॉइंट मिलेंगे वो सबसे ज़्यादा सैलरी उसकी होगी, जिस जॉब को 3 पॉइंट मिलेंगे उसकी सब उससे कम होगी, जिसको 2 मिलेंगे उसकी उससे कम, और 1 वाले के सबसे कम, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पॉइंट असाइन करते हैं हर जॉब को और उस हिसाब से उनको पे दी जाती है। तो जितना ज़्यादा पॉइंट उतने ज़्यादा पे मिलेगी, जितने कम पॉइंट्स उतनी कम पे मिलेगी। दूसरा आता है हमारा फैक्टर कंपैरिजन मेथड, यानी कि यहाँ पर जो जॉब्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है की फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, और वेजेस के अकॉर्डिंग, और जो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड की जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कंपैरिजन मेथड इसको बोला जाता है। तो फ़ायदे इसके ज़्यादा यही होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है और यहाँ पर आपको एक डिटेल्ड कंपैरिजन मिल जाता है। यानी यहाँ पर 2 जॉब हैं, जॉब 1 जॉब 2, दोनों को पूरा डिटेल्ड कंपैरिजन मिल जाएगा कि इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या खासियतें नहीं है। इसी को हम बोलते हैं फैक्टर कंपैरिजन मेथड। इंपॉर्टेंस हमारी यही होती है जॉब इवैल्यूएशन की, यहाँ पर ये चीज़ की जाती है कि फेयरनेस हो हर किसी के साथ, किसी को भी कम सैलरी या फिर किसी को भी ज़्यादा सैलरी ना मिले और एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहें, ठीक है, एम्प्लॉय खुश रहें। अगर एम्प्लॉय खुश रहेंगे तभी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगी ना, अदरवाइज़ नहीं जाएगी। और प्रॉपर वेज स्ट्रक्चर बनाने में ये हमारी मदद करते हैं, ठीक है ना, कि किस इंसान को हमें वेजेस देनी है और कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। अगर सब लोगों को जब बराबर सैलरी मिलेगी, बराबर के पैसे मिलेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे, लड़ाई झगड़े भी कम होंगे, कुछ जो है प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंसेंटिव प्लान्स फॉर प्रोडक्शन एम्प्लॉयज़। प्रोडक्शन एम्प्लॉयज़ जो होते हैं सबसे पहले उनको समझते हैं, फिर उसके बाद इंसेंटिव प्लान को समझेंगे। इंसेंटिव प्लान तो हमने पहले भी देखे थे, तो सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्शन एम्प्लॉय कौन होते हैं। तो प्रोडक्शन एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो हमारे वर्कर्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लगे, यानी कि जो भी एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, यानी कि ज़्यादा सीधे समझ लीजिए जो फैक्ट्री वर्कर होते हैं ना, जो कोई ना कोई चीज़ बना रहे होते हैं उस फैक्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनको प्रोडक्शन एम्प्लॉय बोला जाता है, ठीक है ना। इंसेंटिव्स जो हैं इन लोगों को दिए जाते हैं ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, कि यानी कि आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, जितने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करोगे, उतने ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। तो इन प्रोडक्शन एम्प्लॉयज़ को जो है बहुत ज़्यादा इंसेंटिव प्लान इन लोगों के लिए होते हैं। तो वो सारे इंसेंटिव प्लान को समझते हैं कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा इंसेंटिव प्लान्स के अंदर पीस रेट सिस्टम, यानी कि यहाँ पर जो है वर्कर को जो है पैसे दिए जाते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर, कि अगर आप 1 यूनिट बनाते हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बदले में आपको मिलेंगे 10 रुपये, ठीक है। अब
आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहे 1000 यूनिट बना जाओ एक दिन में, आप चाहे 5 यूनिट बनाओ, आप चाहे 1 लाख यूनिट बनाओ, ये आपकी मेहनत के ऊपर बात है। जितने ज़्यादा आप यूनिट बनाओगे उतना ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये सीधी सीधी बात है। अगर कोई बंदा आपके 50 यूनिट भी बना जाता है तो वो 50 यूनिट बनाकर 500 रुपये कमा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पीस रेट सिस्टम हमारा चलता है। दूसरा होता है हमारा टाइम रेट विद बोनस, यानी कि यहाँ पर वर्कर्स को जो है एक फिक्स वेज मिलती है और अगर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। यानी कि हम बोलते हैं कि 8 घंटे की आपकी जॉब है, जिसके बदले में आपको 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे, और अगर आप जितने घंटे एक्स्ट्रा काम करते हो उसके हर एक्स्ट्रा घंटे के आप लोगों को मिलेंगे 300 रुपये, ठीक है ना। कि अगर आपने 8 घंटे काम करा तो 1000 रुपये मिलेंगे, वहीं आपने अगर 9 घंटे काम करा तो 1300 रुपये आपको मिलेंगे, और अगर आपने 10 घंटे काम कर लिया तो आपको मिल जाएंगे 1600 रुपये, ठीक है। इस तरीके से जो है हम यहाँ पर काम करते हैं कि यहाँ पर आपको टाइम के साथ जो है एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा हेल्सी प्लान। यहाँ पर जो वर्कर्स को जो है बोनस तभी मिलता है अगर वो कम टाइम में, स्टैंडर्ड टाइम से काम में कम कंप्लीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड कर दिया कि 8 घंटे के अंदर आपको काम करना, ठीक है ना। 8 घंटे के अंदर आपको जो है आप काम कर लेते हो तो 1000 रुपये जो है 8 घंटे में आपको मिल जाएंगे। और वहीं अगर आप वही काम हमें 5 घंटे में या फिर 8 घंटे से कम किसी भी टाइम में अगर आप करके देते हो कि 8 घंटे से कम में करके दे रहे हो तो 1500 मिलेंगे। अगर 8 घंटे या 8 घंटे के बाद करके दे रहे हो तो 1000 रुपये, और अगर 8 घंटे से कम में करके दे रहे हो तो 1500 रुपये। इसको बोलते हैं हेल्सी प्लान। इससे जो है हमारे जो वर्कर्स हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई 8 घंटे से पहले इनको काम करके देना है, 500 रुपये का सवाल है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रोवन प्लान, यानी कि यहाँ पर जो है जितना टाइम बचा उसके हिसाब से जो है पैसे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 8 घंटे का था, ठीक है। अब एक बंदे ने करके दिया 7 घंटे 50 मिनट पर। अब वो बोल रहा है भाई मुझे जो है पैसे दो, बोनस बोला था आपने बोनस मिलेगा, तो बट हम बोलेंगे सिर्फ तुमने 10 मिनट तो बचा लिए, 10 मिनट बचा के अब तुम 10 मिनट का गैप ही ले लोगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो उसको सिर्फ उस 10 मिनट के हिसाब से जो है कुछ पैसे दे दिए जाएंगे, 100 रुपये 50 रुपये, ये इस तरीके से हो। इसको बोला जाता है हमारा रोवन प्लान, ठीक है ना। फ़ायदे इसके अंदर यही होते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एम्प्लॉयज़ की, कि वो मेहनत ज़्यादा करते हैं और अब उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि वर्कर्स मोटिवेट होते हैं। जब उनको लगता है कि पैसे बढ़िया मिल रहे हैं तो वो लोग मोटिवेट होंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे और उनकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो जाएगी। अब इंसेंटिव प्लान देखते हैं दूसरे प्रोफेशनल्स के लिए। तो अब और भी प्रोफेशनल्स होते हैं हमारे, प्रोफेशनल्स के अंदर हमारे वो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कि मैनेजर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, ऑफिस स्टाफ्स हो गए, उनको प्रोफेशनल्स बोला जाता है। अब ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं इनको किस किस तरीके से इंसेंटिव दिए जाते हैं वो समझते हैं कि इनको किस तरीके से इंसेंटिव दिए जाते हैं, इनके लिए क्या क्या इंसेंटिव प्लान होते हैं। सबसे पहले इनको मिलता है परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाता है कि जो एम्प्लॉय जितना बढ़िया काम कर रहा है उसको उस हिसाब से जो उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर जो है पैसे दिए जाते हैं। दूसरा होता है कमीशन। कमीशन जो मिलती है ज़्यादातर सेल्स जॉब में मिलती है, जितनी सेल्स अचीव की गई, यानी कि हम बोलते हैं कि अगर आप हमारे दिन के 50 यूनिट बेच देते हो, ठीक है, तो आपको तो जो आपके मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ मिल रहे हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आप एक्स्ट्रा कोई भी 1 यूनिट बेचते हो ना तो उस एक्स्ट्रा यूनिट के आपको 5% कमीशन मिलेगी। कि अगर एक यूनिट 1000 का है तो 1000 का 5% यानी 50 रुपये पर यूनिट आप लोगों को मिल जाएगा, जितने भी एक्स्ट्रा यूनिट आप बेचोगे। तो इसको बोलते हैं हम कमीशन सिस्टम। तीसरा होता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग्स, यानी कि एम्प्लॉय को जो है कंपनी के प्रॉफिट में से शेयर मिलता है। कि अगर कंपनी ने इस साल बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया, 50 लाख के प्रॉफिट कमाए, तो उसका कुछ 0.5%, 1% जो है हमारे एम्प्लॉयज़ को भी दिया जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग। अब उसके बाद आता है हमारा स्टॉक ऑप्शंस प्लान्स, ESOPs, जो कि हमने अभी लास्ट यूनिट के अंदर भी पढ़ा था कि एम्प्लॉयज़ के पास यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि आप कंपनी के शेयर्स खरीद लो, ठीक है। ये मुझे समझाने की आई थिंक दोबारा ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट यूनिट के अंदर हम इसको ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप इंसेंटिव्स, यानी कि यहाँ पर जो आपके रिवॉर्ड दिए जाते हैं वो टीम परफॉर्मेंस के हिसाब से दिए जाते हैं। कि हमारी जो टीम है उसने कितना अच्छा काम करा, उसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करी, उसके हिसाब से जो है उन लोगों को जो है इंसेंटिव दिया जाता है। इसको बोलते हैं ग्रुप इंसेंटिव। सब फ़ायदे यही होते हैं, इसके बेनिफिट्स यही होंगे कि बेटर परफॉर्मेंस जो इनकरेज होगी, यानी कि ये लोग मोटिवेट होंगे और काम बढ़िया करेंगे कि उनको पैसे अच्छे मिले, और इससे उनकी मोटिवेशन भी बढ़ेगी। और यहाँ पर जो है हम एम्प्लॉय के गोल को जो है ना कंपनी के गोल के साथ जोड़ देते हैं ताकि जो है हमारी सारी चीज़ें जो हैं
अचीव हो पाएँ, जो भी हमारी कंपनी के गोल हैं, जो भी इंडिविजुअल गोल हैं किसी भी एम्प्लॉय के, वो दोनों चीज़ें जो हैं हमारी अचीव हो पाएँ। यही सारे यहाँ पर फ़ायदे होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपिंग इफेक्टिव इंसेंटिव प्लान, कि किस तरीके से एक बहुत अच्छा इंसेंटिव प्लान बनाकर हम अपने एम्प्लॉयज़ को दें कि जो है फ़ायदा हो, उनका भी फ़ायदा हो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा हो। तो किस तरीके से हम ऐसा इंसेंटिव प्लान बना सकते हैं। तो इंसेंटिव प्लान को मैंने ऊपर भी बताया था, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करते हैं कि जिसने जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करी, जिसने जितना अच्छा रिजल्ट दिया, उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसेंटिव प्लान बोलते हैं। तो एक इफेक्टिव इंसेंटिव प्लान जो होता है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। यानी एक अच्छा अगर हम इंसेंटिव प्लान बनाकर आएंगे तो हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे कि यार यहाँ से तो हमें बढ़िया इंसेंटिव मिलता है और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब वो मोटिवेट होंगे तो काम भी बढ़िया करेंगे, और काम बढ़िया करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी उनकी अच्छी होगी। तो खासियतें क्या होती हैं एक अच्छे इंसेंटिव प्लान की। एक अच्छे इंसेंटिव प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले उसके अंदर होनी चाहिए क्लियरली डिफाइंड गोल्स, यानी आप उसके अंदर सेट करके दो कि आपको दिन के 50 यूनिट बनाने हैं, या फिर 8 घंटे से कम में काम करना ही करना है, यानी कि या फिर 50 यूनिट सेल करने ही करना है। तो ये जो है पहले गोल्स उनको डिफाइन करके दो कि ये चीज़ करनी ही करनी है। तो ये सबसे पहली बात इसके अंदर ये होती है कि यहाँ पर जो डिफाइन गोल्स हैं वो क्लियरली डिफाइन होते हैं, क्लियरली बता रखे होते हैं, और फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है यहाँ पर, कि जो है एक ठीक सिस्टम होता है जहाँ पर जो है सारी चीज़ें फेयर होती हैं, हर किसी को जो है सेम इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिल रही होती है, ठीक है ना। एक फेयर सिस्टम होता है और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, यानी कि हर किसी को उसकी सैलरी स्लिप मिलती है जिसके अंदर उसके कितने इंसेंटिव उसको मिले, कितनी सैलरी उसकी मिली, कितनी डिडक्शन उसकी थी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। और ये परफॉर्मेंस से लिंक होना चाहिए एक अच्छे इंसेंटिव प्लान, यानी परफॉर्मेंस के बेसिस पर होना चाहिए कि जो जितना अच्छा काम करेगा उसको उतना अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। और ये इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा रखो कि 1 यूनिट पर आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ये सीधा सीधा होना चाहिए। और टाइमली रिवॉर्ड्स होने चाहिए, यानी कि जो रिवॉर्ड्स उनके हैं वो टाइम टू टाइम उनको दिए जाए। कि अब बोल तो दिया हमने कि 8 घंटे से काम में आपको पैसे मिल जाएंगे, बट उनको पैसे नहीं दे रहे, तो टाइमली उनको रिवॉर्ड करते रहो, ठीक है ना। अब ये कैसे जो है हम एक अच्छा इंसेंटिव प्लान बनाएं, ठीक है, किस तरीके से जो है क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिनको लेकर हम एक अच्छा इंसेंटिव प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये चीज़ डिफाइन करेंगे कि कंपनी को अचीव क्या करना है, कि अपनी कंपनी को हमारी सेल्स बढ़ानी है या फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, तो क्या चीज़ करनी है पहले वो डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ानी है, हमें अपने कंपनी की सेल्स बढ़ानी है 5 लाख रुपए, और से मंथली 5 लाख रुपए से हमें अपनी कंपनी की सेल बढ़ानी है सब। फिर उसके बाद हम परफॉर्मेंस मेजर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, हम जो है अपने सेल्समैन को देख सकते हैं कि हमारा एक सेल्समैन जो है कितनी सेल कर रहा है, हमारे एक कितना यूनिट बेच रहा है, तो हम परफॉर्मेंस मेजर को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद इंसेंटिव चूज़ करेंगे, यानी कि फिर हम ये सिलेक्ट करेंगे कि अब हमें अपने जो सेल्समैन है उनको बोनस देना चाहिए, उनको कमीशन देना चाहिए, क्या चीज़ देना चाहिए जिससे जो है उनको ऐसा लगे कि उनको इंसेंटिव मिल रहा है और वो चीज़ें भी ज़्यादा बेचे। तो जैसे हमारा सेल्समैन है, सेल्समैन को तो ज़्यादातर कमीशन ही मिलती है, ठीक है ना। अब हमने सोच लिया कि हम इनको बोल देते हैं कि आपको पर प्रोडक्ट पे 5% कमीशन दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने एक इंसेंटिव चुन लिया। फिर उसके बाद हम करेंगे कम्युनिकेट प्लान, यानी कि यहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे एम्प्लॉयज़ को कि आपको क्या क्या करना है, यानी उनको हम समझाएंगे कि आपको 50 यूनिट तो बेचना ही बेचना है जो आपको बेचना होता है, और उसके अलावा जो भी आप बेचोगे उसके ऊपर 5% आपको कमीशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें उनको कम्युनिकेट करेंगे, प्रॉपर्ली समझाएंगे ताकि उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। फिर उसके बाद इवेल्युएट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, यानी कि रिव्यू करेंगे उनकी इफेक्टिवनेस को टाइम टू टाइम रेगुलरली, यानी चेक करते रहेंगे कि हमने बोला था कि सेल्स करनी है तो वो लोग बेच पा रहे हैं या फिर नहीं बेच पा रहे हैं, तो या फिर हमारी कंपनी का फ़ायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें जो है हम इस चीज़ पर हमेशा नज़र रखेंगे, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि मोटिवेशन बढ़ेगी हमारे एम्प्लॉय की, अगर उनको एक अच्छा इफेक्टिव प्लान मिलेगा तो काम बढ़िया करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़िया होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और एम्प्लॉय गोल को कंपनी गोल के साथ अलाइन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पे फॉर परफॉर्मेंस। पे फॉर परफॉर्मेंस का मतलब यही होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पे किया जा रहा है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। उनको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिल रही, जितना उनका परफॉर्मेंस है, जितनी बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस है उनके हिसाब से उनको पे करा जा रहा है, इसी चीज़ को पे फॉर परफॉर्मेंस बोला जाता है। फीचर्स इसके यही होते हैं जो लिंक्ड होता है, ये टारगेट और रिजल्ट के साथ होता है कि आपके टारगेट था 50 यूनिट बनाना, ठीक है, क्या आप 50 यूनिट बना पाए,
तो अगर 50 यूनिट बना पाओगे तभी सैलरी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये रिजल्ट के ऊपर आपके डिपेंड होता है और टारगेट के ऊपर कि कितना टारगेट हमने दिया था और कितना काम आप कर पाए, उस हिसाब से आपको सैलरी आपकी दी जाएगी, ठीक है ना, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। और यहाँ पर बोनसेस भी होते हैं, इंसेंटिव्स भी होते हैं कि 50 यूनिट तक तो आपको 1000 रुपये मिल ही जाएंगे, ठीक है। और अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो, आप एक पर यूनिट के हिसाब से आपको 10 रुपये और मिलेंगे। तो जितना जो अच्छा परफॉर्म करेगा उस हिसाब से उसको जो है रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, जिसकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उसका उतना अच्छा रिवॉर्ड। तो फ़ायदे इसके यही होते हैं, यहाँ पर हार्ड वर्क को इनकरेज किया जाता है कि लोग मेहनत करें और हमारी कंपनी को आगे लेके जाएं, और यहाँ पर जो इनकी एफिशिएंसी भी अच्छी होगी और हमारे एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेट भी होंगे। नुकसान इसके यही है, हो सकता है कंपटीशन हो जाए एम्प्लॉयज़ के बीच में, एम्प्लॉय एक दूसरे के अंदर जो है बहस में आ जाए कि मैं 100 यूनिट बनाऊंगा, मैं 150 बनाऊंगा, तुम देखो मैं ज़्यादा बनाता हूँ, मैं कम बनाता हूँ। इस तो ये जो है कंपटीशन बढ़ सकता है, हो सकता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, और जिसकी वजह से स्ट्रेस भी हो सकता है। वो सोचता है यार ये बंदा जो है 150 यूनिट बनाकर चले जाता है और हर यूनिट पे ये 50 रुपये कमाकर इतने बढ़िया पैसे बना पा रहा है और मैं सिर्फ 40-50 यूनिट बना पाता हूँ। तो उसको स्ट्रेस हो जाएगा, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, में क्यों काम नहीं कर पा रहा। और कहीं कहीं पर जो है किसको बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आप परफॉर्मेंस ही मेजर नहीं कर सकते, कि फॉर एग्जांपल आप एक्सेल के ऊपर किसी चीज़ की बैलेंस शीट मैच कर रहा हो, तो उसके ऊपर आप परफॉर्मेंस कैसे मेजर करोगे। या फिर कोई दूसरा काम है जिसके अंदर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे, जो इजीली मेजर नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप पे फॉर परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है दिक्कत होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सप्लीमेंट्री पे। सप्लीमेंट्री पे का मतलब होता है एडिशनल पेमेंट जो भी किसी एम्प्लॉय को दी जाती है उनकी बेसिक सैलरी के अलावा। बेसिक सैलरी के अलावा जितनी भी पेमेंट किसी भी एम्प्लॉय को दी जा रही है वो उसकी सप्लीमेंट्री पे कहलाई जाएगी। जैसे कि एग्जांपल बोनस हो गया, ओवर टाइम पे हो गया, अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, इंसेंटिव्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाई जाएंगी, सप्लीमेंट्री पे कहलाई जाएंगी। इसकी इंपॉर्टेंस यही होती है कि ये जो हमारी टोटल इनकम है उसको बढ़ा देती है। कि टोटल इनकम थी हमारी 20,000 की, 5,000 का हमें बोनस मिल गया, ठीक है, तो हमारी टोटल इनकम बढ़ गई। हमारी टोटल इनकम 20,000 से कितनी हो गई, 25,000 हो गई, ठीक है। और जब किसी भी इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो मोटिवेट होगा, वो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और वो काम बढ़िया करेगा, और उससे क्या होगी, उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है बेनिफिट्स का। बेनिफिट्स जो होती हैं वो नॉन वेज कंपनसेशन होती हैं जो एक एम्प्लॉय को दी जाती हैं, ठीक है, उसकी सैलरी के अलावा। यानी कि सैलरी के अलावा जो भी चीज़ें, जो भी फ़ायदे एक एम्प्लॉय को मिल रहा है वो बेनिफिट कहलाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि वेज के अलावा, उसकी सैलरी के अलावा जो भी फ़ायदे मिले वो उसके बेनिफिट्स कहलाए जाएंगे। अब दो टाइप के हमारे बेनिफिट्स होते हैं, एक होते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स, यानी जहाँ पर आपको पैसा मिलता है वो कहलाया जाता है आपके मॉनेटरी बेनिफिट। जैसे आपको बोनस मिला, पैसे मिले, बोनस में प्रॉफिट का शेयर मिला, उसमें पैसा मिले, ये सारी चीज़ें आपकी कहलाई जाएंगी मॉनेटरी बेनिफिट्स। और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के अंदर आपकी आएगी कि आपकी पेड लीव हो गई, जहाँ पर आपको पैसे नहीं मिलते, पैसे के अलावा दूसरे फ़ायदे आप लोगों को मिल जाते हैं, जैसे कि पेड लीव्स, यानी कि आपको क्या नाम है, अपने ऑफिस नहीं आया और उसके बदले में भी आपके पैसे नहीं कटे। दूसरा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, यानी कि आपको टोटल 8 घंटे पूरे करने, आप कभी भी करो, चाहे दिन के 24 घंटे में से आपके ऊपर बात है कि वो आप 8 घंटे कब पूरे करते हो, अभी करोगे बाद में करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको के पास फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं और वर्क फ्रॉम होम भी है कि आप घर पर बैठकर काम कर सकते हो अपना, ये आपका जो है बेनिफिट्स है। तो इंपॉर्टेंस इसकी यही होगी, एम्प्लॉयज़ को रोकने में, अट्रैक्ट करने में और रोकने में, रिटेन करने में, दोनों चीज़ों के काम आता है। जब एक एम्प्लॉय को लगता है कि यहाँ से मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इस कंपनी से मुझे फ़ायदे मिल रहे हैं, तो उस कंपनी के अंदर रुकते हैं और एम्प्लॉय की वेलबींग सुधरती है, ठीक है ना। जब उसको फ़ायदे मिलेंगे, जब उसको छुट्टी के पैसे मिलेंगे, वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिलेंगे, उसको बोनस मिलेगा, तो वो उसकी वेलबींग अच्छी होगी, जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से उसकी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब उसके बाद आते हैं इंश्योरेंस बेनिफिट्स। इंश्योरेंस बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जो एक एम्प्लॉय को मिलते हैं कि अगर उसको कोई भी फाइनेंशियल रिस्क पहुंचता है, पैसे से रिलेटेड उसको कोई भी रिस्क पहुंचता है, तो उसके पास जो है उसके बदले में प्रोटेक्शन हो, उसी को क्या कहलाया जाता है, हमारे इंश्योरेंस बेनिफिट कहलाया जाता है। अब इंश्योरेंस बेनिफिट कितने टाइप के होते हैं वो समझते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपकी जो है जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस है वो कवर होते हैं। यानी कि अगर आप बीमार हो गए तो आपकी बीमारी के अंदर दवाइयों में जितना भी खर्चा आ रहा है, बीमारी के इलाज में जितना भी खर्चा आ रहा है, वो कंपनी आपको उठा रही है, इसको बोलते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई, मिस्टर ए किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी के और इनकी डेथ हो गई, तो इनकी डेथ के बाद जो है कंपनी जो है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, इनकी फैमिली को। इनका एक लाइफ इंश्योरेंस खरीद रखा होता है कंपनी ने, और उस लाइफ इंश्योरेंस के जितने भी पैसे जमा होते हैं वो इनकी फैमिली
फैमिली को जाते हैं, एक ही फैमिली को जाते हैं, इसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तीसरा होता है एक्सीडेंट इंश्योरेंस, यानी अगर किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट होता है या इंजरी होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड होती हैं कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट या इंजरी हो गया तो जो है उसके बदले में जितनी भी उसको वो बेनिफिट्स कह रहा हूँ, जितनी भी मॉनेटरी कंपनसेशन उसको दी जाएगी उसको मिल जाती है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इंश्योरेंस बेनिफिट्स। इंश्योरेंस बेनिफिट्स वो फ़ायदे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को देती है। अच्छा, ये फिर से वही रिपीट होगा आई थिंक, वेट लेट मी चेक जी। अब यहाँ से आते हैं आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं जब वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होकर चले जाते हैं, यानी कि जब वो 60 साल के हो गए, अब उनकी उम्र आ गई कि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले जाएँ, यानी कि वो रिटायर हो रहे हैं, तो उसके बाद जो है उनको कुछ पैसे मिलते हैं या फिर उनको कुछ फ़ायदे मिलते हैं, वही फ़ायदे उनके कहलाए जाएंगे रिटायरमेंट बेनिफिट। अब अलग अलग टाइप के हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले होती है हमारी पेंशन, यानी कि जब आपकी रिटायरमेंट हो जाती है तो उसके बाद आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है, वही आपकी क्या कहलाई जाती है, पेंशन कहलाई जाती है। यानी कि अगर आपको मान लीजिए 50,000 पर मंथ मिलते थे, बट अब आप रिटायर हो गए तो आपको जो है हर महीने 5-10 हज़ार रुपये आपकी जो है कंपनी की तरफ से आपको मिलेंगे, वही आपकी क्या कहलाई जाएगी, पेंशन कहलाई जाएगी। दूसरा होता है हमारा पीएफ, जिसको प्रोविडेंट फंड जिसकी फुल फॉर्म होती है। वो सेविंग्स होती हैं जो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर अक्यूमुलेट होती रहती हैं, यानी कि अगर हम मान लीजिए आपका 20,000 अभी की सैलरी है, ठीक है, तो 2,000 आपका पीएफ कटेगा, जो कि 2,000 आपके जो है पीएफ अकाउंट के अंदर चले आएगा, और फिर वो अब से लेकर आपके 60 साल होने तक, जब तक भी आप रिटायर होते हो, वो 2,000 आपका जमा होता रहेगा, और एकदम से वो अमाउंट जो है वो पीएफ के अंदर जब आप रिटायर होते हो तब वो आप लोगों को मिल जाएगी। तीसरी होती है हमारी ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी जो होती है वो हमारी, अगर आपने किसी भी कंपनी के अंदर एक लंबी सर्विस करी, लॉन्ग सर्विस करी, तो उसके बाद में आपको एक लमसम पेमेंट दी जाती है। यानी मान लीजिए आप 20 साल की उम्र से एक कंपनी में लगे हुए हैं 60 साल की उम्र तक, 40 साल की आपने उनको क्या दी, सर्विस दी, 40 ईयर की सर्विस दी, तो उसके बदले में वो आपको जब आप रिटायर हो गए तो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए आप लोगों को देंगे, तो उसी चीज़ को बोला जाता है ग्रेचुइटी, यानी कि पूरी मोटी अमाउंट एक टाइम में दे दी जाती है अगर कोई भी इंसान सर्विस प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी के अंदर। तो फ़ायदे इसके यही होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो है ना एक टाइप की फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है आदमी को। उसको ये डर नहीं रहता कि मैं जो है अगर रिटायरमेंट मेरी हो रही है तो अब मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मैं पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूँगा। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है उसको रिटायरमेंट के बाद। और एक लॉन्ग टर्म सर्विसेज यहाँ पर इंकरेज की जाती हैं कि बंदे आएँ और रुकें। अगर उसको पता है कि अगर मैं लंबे टाइम के लिए सर्विस करूँगा, 40 साल की सर्विस करूँगा, तो 5-10 लाख रुपये मुझे एक साथ मिल जाएंगे एज अ ग्रेचुइटी, तो इंसान रुका रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगी, एम्प्लॉय भी खुश रहेगा और हमारे वो भी लोग भी खुश रहेंगे, कंपनी भी खुश रहेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे एम्प्लॉय सर्विस बेनिफिट्स। एम्प्लॉय सर्विस बेनिफिट्स जो होती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो एक एम्प्लॉय को दी जाती हैं ताकि जो है उसका कंफर्ट अच्छा हो और उसका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो, ठीक है ना। यानी कि वो सारे फ़ायदे जो भी किसी एक एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं कि वो कंफर्टेबली अपनी लाइफ सुधार पाए और अपना काम भी अच्छे से कर पाए और अपनी लाइफ भी अच्छे से हैंडल कर पाए, दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस रहे। तो ऐसे जो फ़ायदे किसी एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो एम्प्लॉय सर्विस बेनिफिट्स कहलाए जाते हैं। एग्जाम्पल ये होगा कि कैंटीन की फैसिलिटी उसे दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा है कि कैब आ रही है, कैब छोड़कर जा रही है, कैब लेकर जा रही है, हाउसिंग की फैसिलिटी दे रहा है कि कंपनी की तरफ से घर मिला हुआ है फ्री में, आप उसके अंदर रह सकते हो। चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ के आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कंपनी उठा रही है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनका भी खर्चा जो है कंपनी उठाती है बहुत सारी। और इम्पॉर्टेंस इसकी यही है कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा करता है, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो जाएगा जब उनको बहुत सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करके देगी, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, वो अपनी जॉब की तरफ सेटिस्फाई रहेंगे, उनका स्ट्रेस कम होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये तो सारी चीज़ें हमारे होंगे ही होंगे। अब उसके बाद आते हैं हमारे बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव प्रैक्टिसेस एंड इंडियन इंडस्ट्रीज़, यानी इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत सारे इंसेंटिव जो है अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती हैं ताकि वो उनको अट्रैक्ट कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें और अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोके रख सकें। तो वो क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन करने के लिए, क्या क्या तरीके जो है वो कंपनी इस्तेमाल करती है। सबसे पहली एक कॉमन प्रैक्टिस जो करती है वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव रख रखे होते हैं कंपनी के अंदर इंडिया में, यानी कि जो भी बोनस और रिवॉर्ड दिए जाते हैं वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर दिए जाते हैं। यानी जितना अच्छा जो एम्प्लॉय हमारा काम करेगा उतने ज़्यादा उसको बोनस दिए जाएंगे, उतने ज़्यादा उसको रिवॉर्ड दिए जाएंगे। तो ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। दूसरा है प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि अगर एम्प्लॉय को जो है कंपनी के प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा, कंपनी बोलती है कि अगर हमने इस साल ये 5 लाख से ज़्यादा की सेल कर दी तो प्रॉफिट में से हिस्सा एम्प्लॉयज़ का भी होगा, तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग बोला जाता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स होते हैं, यानी कि एम्प्लॉय अपनी कंपनी के शेयर खरीद सकते
सकते हैं फिक्स प्राइस के ऊपर। लास्ट यूनिट के अंदर अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि एम्प्लॉय जो है अपने बेनिफिट्स खुद चूज़ कर सकते हैं, यानी उनको 2-3 बेनिफिट्स दिए जाते हैं, 1 2 3, कि आपको या तो पेड लीव मिल जाएगी, या फिर वेकेशन मिल जाएगी कंपनी की तरफ से, या फिर रिटायरमेंट पे कुछ मिल जाएगा। तो आप तीनों में से कुछ भी एक बेनिफिट चुन लो, तो वो उनके ऊपर बात होती है। फ्लेक्सिबल बेनिफिट दिए जाते हैं, जिसको जो सही लगे वो चूज़ कर लेता है। और वर्क लाइफ बैलेंस के भी बेनिफिट दिए जाते हैं कि घर पर बैठे बैठे काम कर लो, वर्क फ्रॉम होम कर लो। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दिए जाते हैं कि 8 घंटे आपकी मर्जी है कैसे भी फुलफ़िल करना है, बट आपको 8 घंटे पूरे करने हैं। तो ट्रेंड क्या आए हैं इंडियन इंडस्ट्री के अंदर, क्या क्या चीज़ें नई आई हैं इस मामले में। सबसे पहला तो ये है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड पे बढ़ गई है इंडिया के अंदर। ये सिस्टम आज के टाइम में बढ़ने लगा है कि जो है जितना अच्छा काम उतने ज़्यादा पैसे, जितना ज़्यादा काम उतने ज़्यादा पैसे। तो परफॉर्मेंस लिंक्ड पे जो है इंडिया के अंदर बढ़ने लगा है। और एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चलाए जाने लगे हैं कि एम्प्लॉय की वेलनेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है कि सिर्फ जो है उससे काम ना कराया जाए, उसकी वेलनेस के ऊपर भी फोकस किया जाए। और इंश्योरेंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंडिया के अंदर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा दिए जाने लगे हैं। हर किसी का इंश्योरेंस जो है मैंडेटरी हो गया है। बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर रिटायरमेंट मैंडेटरी है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है तब तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते ही मिलते हैं, बट ये सारी चीज़ें आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर्स में भी आ रही हैं। और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है एचआर प्रैक्टिसेस के अंदर। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आईडी इन्फ्यूजन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 3 के साथ। और जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट क्या नाम है आपके 4 तक के 4 इसके टोटल यूनिट हैं। जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं तो फॉर द ₹150 ओनली, 150 रुपये के आप जो है ये 150 रुपये के सारे नोट्स यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक आप क्या कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा, आप जाकर परचेस कर लो। ठीक है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय प्राइम एकेडमी। एज यू ऑल नो हमारी चल रही है कंपनसेशन मैनेजमेंट की सीरीज। यूनिट नंबर 1 और 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और जिसको भी नोट्स परचेज करने आप लोगों को पता है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं वहाँ मैसेज करके। यूनिट नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ सोशल सिक्योरिटी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं हम सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है जो प्रोटेक्शन है हमारे एक एम्प्लॉय को मिलती है, कंपनी के एम्प्लॉय को मिलती है। किसके अगेंस्ट में? जितने भी उसके फाइनेंशियल रिस्क हैं या फिर जितनी भी उसकी लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कभी वो बीमार पड़ जाए, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है उसको बेरोजगारी आ जाए, हो सकता है वो बूढ़ा हो जाए, हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। तो इन सारी चीज़ों के बदले में जो प्रोटेक्शन एक एम्प्लॉय को दी जाती है वो प्रोटेक्शन हमारी क्या कहलाई जाती है? सोशल सिक्योरिटी कहलाई जाती है। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ इंश्योर की जाती है एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको मुश्किल वक्त में, डिफ़िकल्ट टाइम्स के अंदर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पैसों से रिलेटेड सपोर्ट मिलता रहे कंपनी की तरफ से। ऐसा ना हो कि अगर उनके ऊपर मुश्किल वक्त चल जाए या तो एम्प्लॉय के ऊपर या उसकी फैमिली के ऊपर, तो उसकी मदद करने वाली उनकी कंपनी हो। ऐसा ना हो कि कोई भी ना हो उनकी मदद करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सोशल सिक्योरिटी के? सबसे पहले तो ये है इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिल जाए एक आदमी को, है ना, कि मुश्किल वक्त के अंदर उसके पास कंपनी ऐसी हो जो उसकी मदद करे। और उसकी लाइफ में देखो, हर किसी इंसान की लाइफ के अंदर रिस्क भी आ सकता है, अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं, यानी कि चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज सो अनसर्टेन। ठीक है, तो इस चीज़ के अगेंस्ट में जो है कि इंसान को प्रोटेक्शन मिल जाती है कि मेरी कंपनी है वो मेरे लिए जो है चीज़ें करेगी। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है जब एक इंसान को पता है कि मुश्किल वक्त के अंदर, रिस्क के टाइम, अनसर्टेनिटीज़ के टाइम में जो है कंपनी मेरी मेरी हेल्प करने के लिए रेडी रहेगी। तो जो है उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा और स्ट्रेस भी कम रहेगा, इनसिक्योरिटी भी कम रहेगी। देखो, सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, जब सिक्योरिटी मिल रही है तो इनसिक्योरिटी क्यों होगी? ये तो सीधी सीधी सी बात है ना। और जब उसका माइंड के अंदर ये बात बैठ जाएगी कंपनी है मेरे लिए करने के लिए मुश्किल टाइम में, तो उसका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और उससे उसका सोशल वेलफेयर भी बढ़ेगा। तो इंपॉर्टेंस यही रहती है हमारी सोशल सिक्योरिटी की। एक इंसान को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाती है, पैसों से रिलेटेड उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, उसको सोशल जस्टिस मिलता है और उसकी गरीबी कम हो जाती है, रिड्यूस पॉवर्टी। यानी कि मुश्किल वक्त के अंदर उसके पास गरीबी के दिन नहीं रहते, वो सही हो जाता है। अब लॉज देखते हैं क्या है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, कानून क्या क्या है हमारे देश के अंदर। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर हम इंडिया को इंक्लूड कर लेते हैं। वहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, बहुत सारे लॉ निकाल रखे हैं, बहुत सारे
कानून निकाल रखे हैं। किस चीज़ से रिलेटेड लॉ निकाल रखे हैं? अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको सोशल सिक्योरिटी के फ़ायदे मिले, उससे रिलेटेड जो है हर देश के अंदर, बहुत सारे देशों के अंदर कानून निकाल रखे हैं, जिसके अंदर एक इंडिया भी आता है। ठीक है ना, इंडिया भी इसके अंदर आता है जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉज बने हुए हैं। तो हमारे देश के अंदर भी लॉज बने हुए हैं। ये लॉ किससे रिलेटेड हैं? जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड, किसी भी इंसान की अगर रिटायर हो रहा है तब क्या कानून होंगे उससे रिलेटेड, इंश्योरेंस ले रहा है तो क्या कानून है, एम्प्लॉयमेंट की सेफ्टी रहे यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पर से रिलेटेड क्या कानून है, ये सारी चीज़ें हमारे, ये सारे लॉज होते हैं हमारे सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब पर्पस क्या होता है सोशल सिक्योरिटी लॉस का, कि ये बनाए क्यों जाते हैं, ये कानून बनाए क्यों जाते हैं, जितने भी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे कानून होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे एम्प्लॉय जो है एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्टेड रहे, यानी उनके साथ जो है एक्सप्लॉइटेशन ना हो। जैसे कि मिनिमम वेज रेट वाला मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, जैसे मिनिमम वेज रेट का कॉन्सेप्ट है, वो किसके लिए होता है? एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए होता है एम्प्लॉयज़ को, है ना। और उसके बाद जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाए इमरजेंसी के टाइम पे, यानी कि जब दिक्कतें चल रही हों, जब जो है बुरा टाइम चल रहा हो किसी भी इंसान के पास, तो जो है उसके पास जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, यानी कि पैसों से रिलेटेड हेल्प करने के लिए कंपनी हो उसके पास। और फेयर ट्रीटमेंट मिले वर्कर्स को, यानी वर्कर्स अपने इतनी मेहनत करके कंपनी के लिए एफर्ट डालते हैं, और बुरे ही वक्त में अगर कंपनी उनके काम नहीं आएगी तो क्या फ़ायदा। तो हर किसी के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, इस वजह से भी सोशल सिक्योरिटी के लॉज बनाए जाते हैं और एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर बढ़े। तो जब ये सारी चीज़ें वर्कर्स के साथ अच्छी हो रही होंगी तो ज़ाहिर सी बात है एम्प्लॉय का वेलफेयर भी बढ़ेगा हमारा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है पीएफ का, प्रोविडेंट फंड का। उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन दे रखा है कि पीएफ वगैरह क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो पीएफ की हमारी फुल फॉर्म होती है प्रोविडेंट फंड। ये एक टाइप की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होती है, यानी कि जहाँ पर दोनों एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी एक सैलरी का पार्ट जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, और उस हमारे एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाता है। मान लीजिए एक इंसान, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, मिस्टर ए है, और एक उनके मैनेजर है मिस्टर बी। ठीक है। अब ये जो क्या करेंगे, इसको मान लीजिए 20,000 रुपये सैलरी मिलती है मिस्टर ए को, तो 20,000 के अंदर से जो है 2,000 रुपये ये अपने पीएफ के इसकी सैलरी कट जाएगी, और 2,000 रुपये ये डाल देंगे। तो हर महीने जो है उसके 4,000 रुपये जो है पीएफ अकाउंट के अंदर जा रहा है, प्लस 4,000 उसके पीएफ अकाउंट में जा रहा है मिस्टर ए के। और जब तक ये 60 साल के नहीं होते, या फिर जब तक ये रिटायर नहीं होते, तो ये 4,000 उसके बैंक अकाउंट में हमेशा हर महीने ऐड होते रहेंगे। और जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको जो भी टोटल अमाउंट होती है, या तो वो पार्ट के अंदर, या फिर एक साथ पार्ट में करके आप, या फिर एक साथ भी ले सकते हैं। यानी कि एम्प्लॉयज़ जो है, यहाँ से एम्प्लॉयज़ की मदद हो जाती है कि वो अपना पैसा बचा सकते हैं फ्यूचर के लिए, यानी कि जब वो रिटायरमेंट होगी उनकी, जब वो कंपनी छोड़कर जाएंगे, तो ऐसे वक्त के लिए जो है वो पैसा बचा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पीएफ हमारा वर्क करता है। तो प्रोविडेंट के फंड के फीचर्स यानी कि खासियतें यही होती हैं कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैंने बताया ना 2,000 वो 2,000 ही है, तो रेगुलरली हर महीने कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कभी किया जा रहा है कभी नहीं किया जा रहा है। और ये ओवर टाइम अक्यूमुलेट करता जाएगा और इंटरेस्ट के साथ, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 4,000 ही इंक्लूड हो रहा है। फिर जब इन 4,000 को 1 साल हो जाता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के परसेंटेज भी ऐड होती रहेगी। तो जो आपको पैसा मिलेगा वो विद इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। और लमसम में मिल जाता है रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर रेजिग्नेशन के टाइम पे, यानी अगर आप अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हो या फिर रिटायर होते हो, तो जितना भी आपका टोटल पैसा बनता है उसके अंदर इंटरेस्ट जोड़कर वो आप लोगों को मिल जाता है, वो एम्प्लॉयज़ को मिल जाता है। और जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक तरीके से आदमी की रहती है कि अगर मैं रिटायरमेंट लेता हूँ या फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाता हूँ तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये जो हमारे प्रोविडेंट फंड के पैसे हैं वो रिसीव कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं प्रोविडेंट फंड के, कि क्यों बनवाया जाता है प्रोविडेंट फंड? सबसे पहली वजह तो यही होती है कि इंसान के अंदर सेविंग की हैबिट बने, उसके अंदर ये आदत बने कि वो पैसों को बचाए, सेव करे, ठीक है ना। और अगर रिटायरमेंट हो जाती है तो रिटायरमेंट के टाइम पर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, उसके पास ऐसा ना हो कि अब जो है ऑर्गेनाइजेशन उसने छोड़ दिया, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो ये जो उसको पैसे मिलते हैं वो उसके काम आते हैं आगे की लाइफ चलाने के लिए। और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को यहाँ पर इंश्योर किया जाता है कि लंबे टाइम की सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पर पैसे डाले जाते हैं। तो फायदे यही है इसके कि बुढ़ापे में किसी भी इंसान की ओल्ड एज के अंदर उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है, उसको एक पैसों का सोर्स मिल जाता है जो उसके बूढ़े वक्त में काम आएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं बहुत सारे केसेस के अंदर, जैसे कि आपने इनकम टैक्स पढ़ी होगी, इनकम टैक्स के अंदर भी आपने पीएफ का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा।
अगर आप 8th सेमेस्टर में आए हो तो इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस के अंदर आपने देखा होगा कि जिस एम्प्लॉय का पीएफ कटता है तो उसको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, उसको टैक्स कम लगता है, ठीक है ना। और सेफ और रिलायबल सेविंग होती है, यानी कि सेफ तरीका है, कहीं से आपका पैसा चोरी नहीं होने वाला, भरोसेमंद जगह है, यहाँ से आपका कहीं पैसा नहीं जाने वाला। और इमरजेंसीज के टाइम पे काम आ सकता है, यानी कि अगर आपकी कोई इमरजेंसी है तो आप रिटायरमेंट से पहले भी थोड़ा बहुत पैसा अपना पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हो अगर एम्प्लॉय की लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई जिसको बोला जाता है। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है एक टाइप की सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है जो एक एम्प्लॉय को मेडिकल और फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर वो बीमार होता है, चोट लग जाती है, या फिर मैटरनिटी के टाइम पर, यानी कि जब कोई लेडी जो होती हैं वो माँ बनने वाली होती हैं या फिर माँ बन जाती हैं, तो उस टाइम पर जो है उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उस टाइम पर उनको मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं और फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, दोनों चीज़ें दी जाती हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है ना। तो फ़ायदे इसके यही होते हैं, एक तो आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता है, ठीक है, कि अगर आप बीमार हो तो कंपनी आपका दवाइयों का खर्चा वगैरह सब उठाएगी। सिकनेस बेनिफिट मिल जाते हैं कि आप बीमार हो तो इलनेस में घर पे पड़े हुए हो फिर भी आपकी इनकम आती रहेगी। एक मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, अगर कोई क्या नाम है मदर बन जाती है कोई लेडी, तो उनको उस टाइम पर जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे वर्क नहीं कर सकती, तो उनको जो है यहाँ पर कंपनी की तरफ से बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनको उसके चार्जेस दिए जाते हैं, मैटरनिटी लीव जिसको बोला जाता है। डिसेबिलिटी बेनिफिट्स होते हैं कि अगर कोई इंसान चल नहीं सकता या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह के बाद उसको डिसेबिलिटी आ जाती है, ठीक है ना, आप लोग समझते होंगे, तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और डिपेंडेंट्स के भी बेनिफिट होते हैं अगर डेथ हो जाती है, यानी कि अगर एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो गई तो जो उसका डिपेंडेंट होगा या फिर जो उसका नॉमिनी होगा, उसका भाई, उसकी बहन, उसके बच्चे, वाइफ, जो भी होगा उसका, उस तो उन लोगों को जो है बेनिफिट मिलेगा, उन लोगों को उसके बदले के पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। ताकि अगर वो बंदे, मतलब यानी कि एक एम्प्लॉय पर ही डिपेंड थे, यानी वो जो उनका बड़ा भाई था, फॉर एग्जांपल दो भाई हैं, उनका एक बड़ा भाई था, वही जो है घर में कमाने वाला है, और ये छोटा भाई माइनर है, तो अगर इसकी डेथ हो जाती है तो माइनर को जो है ईएसआई के केस में पैसे मिल जाएंगे। तो इम्पोर्टेंस इसकी यही है, एक तो हेल्थ सिक्योरिटी मिलेगी आदमी को, ठीक है, और दूसरी बात यह है बीमारी के टाइम पे जो है ना इंसान के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज के टाइम में इलाज आप लोग देख सकते हैं, गवर्नमेंट में इतनी लाइन लगी हुई होती है और प्राइवेट बहुत ज़्यादा महंगा है, तो जो है फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बन जाता है। अगर कोई भी इंसान जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराने जाता है तो वो चीज़ ना हो, और एम्प्लॉय का वेलफेयर जो है इंश्योर करना भी एक इसकी इम्पोर्टेंस है। अब नेक्स्ट आती है हमारी ग्रेचुटी। ग्रेचुटी जो होती है एक पूरी लमसम अमाउंट होती है, लमसम अमाउंट का मतलब एक टोटल अमाउंट होती है जो एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को देता है। किस वजह से ये जो है ग्रेचुटी दी जाती है, अगर कोई आदमी लॉन्ग टर्म की सर्विस कर रहा है, किसी ने हमारे 10 साल काम किया, किसी ने 20 साल काम किया, 30 साल काम किया, तो जो है एम्प्लॉय उसको जो है उसके लंबी ड्यूटी के लिए एम्प्लॉयर जो है यानी कि जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय को जो है लंबी ड्यूटी के लिए एक टोटल अमाउंट, एक लमसम अमाउंट उसको देता है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ग्रेचुटी बोलते हैं। तो खासियतें यही होती हैं। ये जो है एक मिनिमम पीरियड होता है सर्विस का, कम से कम जनरली 5 साल। अगर आप 5 साल एक कंपनी में काम करते हो तो उसके बाद आपको ग्रेचुटी मिलती है, अगर 5 साल से कम करोगे तो नहीं मिलेगी। तो एक मिनिमम पीरियड इसके अंदर होता है जो कि फिलहाल 5 साल का चल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। और ये कब मिलता है आपको, ये जो ग्रेचुटी मिलती है, तो आप रिटायर हो रहे हो, ठीक है ना, आपकी एज हो गई 60 साल के हो गए, उससे ऊपर हो गए, रेजिग्नेशन ले रहे हो, कंपनी छोड़कर जा रहे हो, या फिर डेथ हो गई। अगर आपकी डेथ हो गई तो आपकी फैमिली वालों को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, और ये जो है आपकी सैलरी के ऊपर बेस्ड होता है और ईयर ऑफ सर्विस के ऊपर, यानी कि आपकी ईयर ऑफ सर्विस देखी जाती है, कितने साल आपने काम करा और आपकी सैलरी कितनी थी, उसके अकॉर्डिंगली जो है ग्रेचुटी को कैलकुलेट किया जाता है और ग्रेचुटी निकाली जाती है कि कितनी ग्रेचुटी आपकी बन रही है। अब इम्पोर्टेंस इसकी ये लॉयल्टी का रिवॉर्ड होता है कि आपने कंपनी का साथ दिया, इतने साल आप लॉयल रहे कंपनी के लिए, तो ये आपके लिए जो है कंपनी की तरफ से गिफ्ट है। और एक तरीके से आपको, जब आप कंपनी छोड़कर चले जाते हो तो आपको पैसों की ज़रूरत होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो जब जॉब छोड़ने के बाद जो आपको पैसे चाहिए वो ग्रेचुइटी से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन एक टाइप का हमारा रिटायरमेंट का फ़ायदा होता है जो एक एम्प्लॉय को मिलता है, यानी इसकी जो है एक रेगुलर इनकम मिलती है रिटायरमेंट के बाद भी, उसको क्या बोला जाता है, सुपर एनुएशन। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो रिटायर हो गए, 60 साल के ऊपर के हो गए, और हर महीने उनके अकाउंट में 40,000 30,000 रुपये आते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, सुपर एनुएशन बोलते हैं, ठीक है।
खासियत इसकी यही है, ये जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन द्वारा फंडेड किया जाता है, यानी कि जो मैनेजर है आपका वही इसको फंड करता है, आपको आपको इसके अंदर कोई पैसे डालने की ज़रूरत नहीं होती। बट ये इसकी ये खासियत है कि ये रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है आपको, मोस्टली ये हमेशा जो है रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा, रेजिग्नेशन वगैरह के केस में नहीं दिया जाता। अगर आपके 60 साल पूरे हो गए किसी का कंपनी के अंदर तो आपको तभी मिलेगा, टोटल एज आपकी हो गई। और ये आपकी पेंशन की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना। पेंशन जैसे कि आपने देखा है ना, पेंशन आती है लोगों की, तो सुपर एनुएशन आपका पेंशन की फॉर्म में भी आ सकता है। तो इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि अगर कोई आदमी रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद भी उसको एक स्टेडी इनकम चाहिए कि रेगुलरली मेरे पास पैसा आता रहे, तो वो इसके थ्रू जो है सुपर एनुएशन के थ्रू उसके पास पैसा आ जाएगा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसके पास रहेगी। जब उसके पास रेगुलरली पैसा आ रहा है तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसको मिल रही है। अब नेक्स्ट आया है हमारा टॉपिक बोनस का। तो बोनस जो होती है वो एक एक्स्ट्रा पेमेंट होती है जो हमारे एम्प्लॉयज़ को दी जाती है सैलरी के अलावा, यानी जो आपको सैलरी मिल रही है उसके अलावा एडिशनल में कोई भी पैसा आपको जो भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा कैश जो भी आपको मिल रहा है वो आपका क्या कहलाया जाएगा, बोनस कहलाया जाएगा। अब 3 टाइप के बोनस होते हैं हमारा, परफॉर्मेंस बोनस, फेस्टिवल बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। परफॉर्मेंस बोनस तब मिलता है जब आप एक एम्प्लॉई है उसने काम अच्छा करा, तो जब काम अच्छा करा तो परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। फेस्टिवल बोनस जैसे दिवाली पर आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, ईद की छुट्टी पर एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, तो उसको फेस्टिवल बोनस बोलते हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग बोनस उसे बोलते हैं जब आप जो है आपकी कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट कमाए तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को भी उसमें से हिस्सा दिया, तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग बोनस बोला जाता है। इंपॉर्टेंस इसकी यही होती है कि एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, वो खुश होता है कि कंपनी जो है मुझे बोनस देती है। और उसके बाद जो है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, जब उसको लगता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा और कंपनी मुझे बोनस देगी तो मैं क्यों ना कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करूं। और यह गुड परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड होता है, यानी कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस आपने करी कंपनी के लिए, काम अच्छा आपने करके दिया, तो कंपनी की तरफ से आपको रिवॉर्ड के तौर पर जो है ये चीज़ दी जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम वो मेथड होता है जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं ताकि जो है एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज कर सकें, ये रिकॉग्नाइज कर सकें कि कौन से एम्प्लॉय ने बढ़िया काम करा, ठीक है ना, और उसको रिवॉर्ड दे सकें, ठीक है ना, कि जितना बढ़िया उसने काम करा, जितना उसका बढ़िया कंट्रीब्यूशन था, जितना बढ़िया उसका परफॉर्मेंस था, उस हिसाब से जो है एम्प्लॉयज़ को ढूंढना और उनको रिवॉर्ड देना क्या कहलाया जाता है, हमारा रिवॉर्ड सिस्टम कहलाया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 2 टाइप के हमारे रिवॉर्ड होते हैं, अलग अलग टाइप के। एक होता है मॉनेटरी रिवॉर्ड। मॉनेटरी रिवॉर्ड यानी कि रिवॉर्ड देना पैसों के टर्म में, ठीक है ना, कि या तो आपने उसकी सैलरी बढ़ा दी, या आपने बोनस दे दिया, बोनस मैंने ऊपर बताया, या फिर आपने इंसेंटिव दे दिया, इंसेंटिव मैंने लास्ट यूनिट के अंदर बता रखा है, जिसने भी नहीं देखा जाकर देख सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे सारे मॉनेटरी रिवॉर्ड। उसके बाद आते हैं हमारे नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड। नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड के अंदर पैसे नहीं आते, और पैसे के अलावा जो भी दूसरी चीज़ें मिलेंगी वो क्या कहलाई जाएंगी, हमारे नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड की रिकॉग्निशन की, उसको इज्जत दी जा रही है, उसका प्रमोशन की जा रही है, मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना दिया, सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं या फिर अवार्ड दिए जा रहे हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर जो होता है वो सारी चीज़ें उसको दी जा रही हैं। उससे जो है एम्प्लॉय भी अच्छा फील करता है कि यार मेरी रिस्पेक्ट हो रही है यहाँ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंस इसकी यही है, ये अच्छी परफॉर्मेंस को इनकरेज करता है, ये इनकरेज करता है कि लोग जो है हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो अच्छा काम करें और उनको उसके बदले में रिवॉर्ड दिया जाए, और उससे मोटिवेशन भी बढ़ती है। जब एम्प्लॉयज़ को पता है कि मैं बढ़िया काम करूंगा और उसके बदले में मुझे रिवॉर्ड मिलेगा तो उसकी मोटिवेशन बढ़ेगी और एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाई रहेगा कंपनी से, वो खुश रहेगा कि ये कंपनी के लिए अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो कंपनी मुझे रिवॉर्ड देती है, तो ये बढ़िया कंपनी है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिटायरमेंट। रिटायरमेंट एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर एक एम्प्लॉय जो है काम करना बंद कर देता है, ठीक है। या तो उसकी कुछ एज हो गई होती है, जैसे 60 साल होती है आई थिंक, ठीक है ना, या फिर उसकी सर्विस कंप्लीट हो गई होती है। उसकी सर्विस का कंप्लीट हो जाना या फिर एक एज को रीच कर जाना जिसके बाद वो काम करना बंद कर दे, उसी एज को हम क्या बोलते हैं, उसी टाइम को, उसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब 3 टाइप की रिटायरमेंट आपकी होती है, एक वॉलेंट्री, एक होती है कंपलसरी और एक होती है अर्ली रिटायरमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट का मतलब होता है आप जानबूझकर खुद कंपनी छोड़ रहे हो, ठीक है ना, आप अभी 60 साल के नहीं, मतलब आप जो है 60 साल के हो गए, बट अभी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो काम कर सकते हो, चाहो नहीं कर सकते, बट आपने क्या कर दिया, छोड़ दी कंपनी, रिटायरमेंट ले ली, तो उसको वॉलेंट्री रिटायरमेंट बोला जाएगा। और कंपलसरी रिटायरमेंट ये ऐसी होती है कि अगर आप 60 साल के हो गए ना तो आपको ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी। ज्यादातर पुलिस के केस में ऐसा होता है कि अगर आपकी सर्टेन एज आ गई है आपकी, तो आपको जो है रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी ही पड़ती है, तो ये कंपलसरी रिटायरमेंट होती है। और अर्ली रिटायरमेंट भी होती है, यानी कि अभी आप 60 के नहीं हो, आपकी 60 से एज कम है हो, बट स्टिल आप जो है खुद ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहे हो, जैसे वीआरएस के अंदर होता है,
ठीक है। वीआरएस फिर से आगे आ रहा है, ये रहा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वही है, समझाता हूँ। देखिए वीआरएस क्या होता है। अब हमारा वीआरएस का दूसरा नाम होता है गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक पूछ लिया जाए या फिर वीआरएस बोल पूछ लिया जाए तो दोनों सेम ही चीज होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। वीआरएस की हमारी फुल फॉर्म होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ठीक है ना। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम एक ऐसी स्कीम होती है जहां पर एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो रिटायर हो जाए, ठीक है ना। मतलब उसकी रिटायरमेंट एज आई नहीं, वो चाहे तो रिटायर हो जाए चाहे तो ना हो। यानी कि अगर अभी 60 साल की फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिटायरमेंट एज है और वो अभी है 55 का, तो उससे वीआरएस का उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप चाहो तो अभी से आप रिटायरमेंट ले सकते हो और आपको बेनिफिट दिए जाएंगे, और नहीं चाहो तो आप 60 साल तक काम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी उसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि चाहे तो वो कर ले चाहे तो ना ले वो। तो ये वीआरएस के अंदर जो है वॉलेंटरीली होता है, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड होता है, ये जबरदस्ती नहीं होता। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक बस बोल ले या फिर ये बोल ले, ठीक है ना। तो गोल्डन हैंडशेक क्यों बोला जाता है वीआरएस को, सबसे पहले की वजह यही है कि गोल्डन हैंडशेक इसका कहे जाने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन अगर छोड़ देता है और अपनी मर्जी से छोड़ता है, वो वॉलंटरीली छोड़ता है, ताकि उसको जो है फाइनेंशियल बेनिफिट दिख रहे होते हैं ना, और कंपनसेशन दिख रही होती है, उसको फायदा दिख रहा होता है कि अभी मैं 55 साल का हूँ, अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाऊंगा तो ये मुझे इतने सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं, इतने सारे पैसे दे रहे हैं, इतनी सारी कंपनसेशन दे रहे हैं। और अगर वही 60 साल में छोड़ूंगा तो 5 साल मुझे और काम करना पड़ेगा और वही सेम फायदे मुझे तब भी मिलेंगे। तो वो क्या करेगा कि मैं क्यों 5 साल अगले फालतू में वेस्ट करूं, मैं तो अभी से छोड़ दूंगा ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी को क्या बोला जाता है, गोल्डन हैंडशेक इस वजह से बोला जाता है कि पहले ही उसको सुनहरा अवसर मिल गया कंपनी छोड़कर पैसे ले जाने का, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है वीआरएस का, कि क्यों वीआरएस जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहली वजह यही होती है एक्सेस वर्कफोर्स जो है उसको हटाने के लिए, यानी कि 55 साल के जो है इतने सारे लोग हो गए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब हमें यंगस्टर चाहिए। तो जब हमें ऐसी वर्कफोर्स जो एक्स्ट्रा है उसको कम करना हो तो वीआरएस का ऑप्शन दिया जाता है एम्प्लॉयज को। और ऑपरेशनल कॉस्ट कम करनी हो, देखिए जितनी ज़्यादा वर्कफोर्स होगी उतनी ज़्यादा आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी, आपको कंपनी को चलाने का खर्चा उतना ही आएगा। 10 लोग हैं, हर किसी को आप 20,000 रुपये भी दे रहे हैं तो 2 लाख रुपए आपके बनना है, और वही आपके 5 लोग बचेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सिर्फ आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो आपकी 1 लाख से कॉस्ट कम तो हो गई ना। तो यही वजह है कि कॉस्ट को कट करने की वजह से भी वीआरएस का ऑप्शन दिया जाता है, और इससे एफिशिएंसी भी अच्छी हो जाती है कि पुराने लोग जाकर नए लोग आते हैं जो एफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना। और या फिर जब ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चर हो रही होती है, दोबारा से बन रही होती है तब जो है वीआरएस लाया जाता है। तो फीचर्स यही होते हैं वीआरएस की कि ये वॉलंटरी होती है, यानी कि इसको फोर्स नहीं किया जाता, आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहो तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अपना आओ काम करो, नहीं चाहते तो मत करो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और एम्प्लॉयज जो है अगर वीआरएस को अपनाते हैं, वीआरएस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनको कंपनसेशन दी जाती है और उसके बदले में बेनिफिट दिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसके बदले में बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। और सीनियर जितने भी होते हैं उनको ये चीज़ दी जाती है, फिर जिन्होंने अच्छी खासी सर्विस कम कर ली होती है 20 साल 30 साल, उनको जो है ये ऑप्शंस दिए जाते हैं। और जब हमें मैन पावर को जो है कम करना हो, ठीक है, आराम आराम से स्मूथली तरीके से जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से मैन पावर को कम करना हो, लोगों को हटाना हो, तब जो है वीआरएस जो है हमारा अपनाया होता है। तो बेनिफिट्स फायदे यही हैं वीआरएस के। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदे यही हैं कि सैलरी का खर्चा जो है उसका कम हो जाता है, कि जो उसको सैलरी देनी थी अब उसको कम देनी है। और जब पुराने लोग जाएंगे नए लोग आएंगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। और जब रिस्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन दोबारा रिस्ट्रक्चर की जाती है तब ये जो है बहुत ज्यादा काम आता है। और एम्प्लॉयज के लिए फायदे यही है कि उसको बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, पहले पहले जो उसको 5 साल बाद मिलती चीजें वो अभी से उसको मिल रही है, तो वो क्यों ना छोड़कर जाए। और अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका एक करियर और बिजनेस स्टार्ट करने की, यानी कि उसको जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलता है, पैसे मिलते हैं, उससे जो है वो अपना नया करियर स्टार्ट कर सकता है या फिर नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और वर्क प्रेशर उसके ऊपर से कम हो जाएगा, जब उसको काम ही नहीं करना 5 साल तो काहे का वर्क प्रेशर, ठीक है ना, कोई वर्क प्रेशर उसके ऊपर नहीं रहेगा। तो नुकसान हमारे यही है वीआरएस के, जो कि जितने भी हमारे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होते हैं वो हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं। यानी कि जो 55 साल का एम्प्लॉय है, 20 साल से काम कर रहा है, 30 साल से काम कर रहा है, वो कितने एक्सपीरियंस होंगे, उनको कितने अच्छे से हमारी कंपनी के बारे में पता होगा, तो वही लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा नुकसान है। और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है हमारी कंपनी की, कि जब इतने बढ़िया लोग जो हैं, इतने एक्सपीरियंस लोग छोड़कर जा रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं उनको, जिनको सारी चीज़ें शुरू से सिखानी पड़ेगी, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम होगी। और जो एम्प्लॉय जो है उनको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फील होने लग जाएगी। हो सकता है अभी उनको
लगे कि 5 साल पहले ही मुझे फायदा मिल रहा है और 5 साल में फिर जो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और उसके बाद जो उसको पैसे मिलते हैं, तो वो अलग चीज होती ना। ठीक है, तब एक हमारा इन्फ्लेशन का भी तो कोई केस होता है, इन्फ्लेशन भी नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो एचआर का रोल यही होता है वीआरएस के अंदर, कि एचआर का मेन काम यही होता है कि वो फेयर और क्लियर वीआरएस पॉलिसीज बना कर दे और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करे और एम्प्लॉयज को ये बताए उसके फायदे के बारे में कि अगर आप वीआरएस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको फायदे क्या क्या मिलेंगे, और पूरे प्रोसेस को स्मूथली हैंडल करना जो है ये भी हमारा एचआर का काम होता है। तो एचआर जो होता है वही वीआरएस जो है संभालता है पूरा और हैंडल करता है। तो डिफरेंस देख लेते हैं वीआरएस और रिटायरमेंट के बीच में, कि वीआरएस का जो है नेचर होता है वॉलेंट्री होता है, यानी कि आप जो है मर्जी है आपकी, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो वरना नहीं छोड़ तो कोई बात नहीं। और नॉर्मल रिटायरमेंट जो होती है वो कंपलसरी होती है कि वो आपको छोड़नी पड़ेगी। वीआरएस जो है आप रिटायरमेंट एज से पहले आपको मिलता है, मान लीजिए 60 साल है तो 60 साल से पहले वीआरएस मिलेगा, 60 साल के हो गए तो वीआरएस नहीं मिलेगा। और जो नॉर्मल रिटायरमेंट है वो रिटायरमेंट एज पर ही होगी, 60 साल की उम्र में ही होगी। और वीआरएस के अंदर आपको स्पेशल कंपनसेशन दिए जाते हैं, स्पेशल फायदे दिए जाते हैं, और अगर नॉर्मली रिटायर होते हो तो वही रेगुलर रिटायरमेंट के जो फायदे होते हैं वही मिलते हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको नहीं मिलती। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें डी इन्फ्यूजन के साथ। और जैसे कि आप लोगों को पता है टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के। फॉर द ₹150 ओनली, 150 रुपये, 150 रुपये के आपको नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट यूनिट के साथ। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन ब्रेड क्रैम्प एकेडमी। एज यू ऑल नो हमारी चल रही है कंपनसेशन मैनेजमेंट की सीरीज। तो यूनिट नंबर 4 आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 1 2 3 ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर, जिसने नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के सारे यूनिट जो हैं आपके कंपनसेशन मैनेजमेंट के सिर्फ 150 रुपये यानी 150 ओनली के जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। यूनिट नंबर 4, कंटेम्प्रेरी इशू एंड रीसेंट ट्रेंड ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट देखते हैं। तो कंटेम्प्रेरी इशू का मतलब वो होता है जो आज के टाइम में चैलेंजेस हैं, जो आज के टाइम में मुश्किलें या फिर जो आज के टाइम में प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकती है अपने एम्प्लॉयज़ की कंपनसेशन को मैनेज करने के लिए। ठीक है ना, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं जो आज के टाइम में एक मैनेजर को फेस करनी पड़ती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देते टाइम, उनको पैसे देते टाइम, उनको सैलरी देते टाइम, उनको इंसेंटिव देते टाइम, उनको बोनसेस देते टाइम। वो सारी चीज़ें हमारे कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज कहलाए जाते हैं। तो मेजर इश्यूज क्या क्या है आज के टाइम में, सबसे बड़ी बड़ी दिक्कतें क्या क्या हैं जो आज के टाइम में आती हैं। सबसे पहले आती है पे इनइक्वालिटी की, यानी कि डिफरेंसेस है आज के टाइम में भी। जैसे जो पहले के टाइम में होता था कि जेंडर के हिसाब से जो है किसी को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, किसी को कम पैसे मिल रहे हैं, पोजीशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, जिसकी वजह से डिससेटिस्फेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ऑफिस, एक कंपनी है, ठीक है, उसका एक ऑफिस है गुरुग्राम में और एक उसका ऑफिस है नोएडा में। ठीक है ना, अब वहीं पर सेम मान लीजिए कोई काम है, सेम एक मैनेजर का काम है, यहाँ पर उस मैनेजर को सैलरी मिल रही है फॉर एग्जाम्पल 50,000 गुड़गांव में, और यहाँ पर मिल रही है आपकी 60,000। तो अब ये दोनों फ्रेंड निकले, ये मिस्टर एम और मिस्टर एन जो है फॉर एग्जांपल, ये दोनों फ्रेंड निकले। तो जो है अब ये बोलेगा कि मुझे 50,000 मिल रही है इस कंपनी में, वो भी बोलेगा मैं इसी कंपनी में काम करता हूँ 60,000 के अंदर। तो इसको जो है वो डिससेटिस्फेक्शन फील होगी ना कि यार ये इस ऑर्गेनाइजेशन है, सेम काम है, सेम वर्क है, सेम ऑर्गेनाइजेशन है, बट स्टिल जो है इसको पैसे ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, या फिर जेंडर अलग है दोनों का, या फिर दोनों की पोजीशन अलग है। तो पे इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आज के टाइम में आती है। दूसरा ये है कि आज के टाइम में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ती जा रही है, यानी कि आज के टाइम में खर्चे ही इतना है। लोगों की सैलरी मान लीजिए अगर कोई बंदा है उसकी सैलरी 15,000 है, ठीक है, और उसमें से सिर्फ 12,000 तो उसका रेंट ही चले जाएगा अगर वो कहीं पर शिफ्ट होता है और रहता है उस जॉब को करने के लिए, तो 12,000 तो सिर्फ उसका रेंट ही जा रहा है। तो खर्चे इतने हैं कि जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो 3,000 के अंदर सारी चीज़ें थोड़ी कर लेगा अपनी, बाकी सारी चीज़ें 12,000 का रेंट देगा। तो आज के टाइम में जो है एम्प्लॉइज ज़्यादा सैलरी मांगते हैं, क्यों? क्योंकि उनका खर्चे भी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बट लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही। ठीक है ना। तीसरी बात है परफॉर्मेंस बेस्ड पे है, यानी कि आज के टाइम में सैलरी को परफॉर्मेंस के साथ जो है
मेजर करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसे नहीं दे सकते, वहाँ पर आपको सैलरी देनी पड़ेगी। मान लीजिए कहीं यूनिट बनाने हैं 1, 2, 3, 4, वहाँ तो आप परफॉर्मेंस देख सकते हो कि इसने इतने यूनिट बनाए, इसने इतने यूनिट बनाए, या फिर इसने इतने कस्टमर हैंडल करे, तो यहाँ पर तो परफॉर्मेंस हो सकती है। बट अगर जो है दूसरी जगह है, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आप परफॉर्मेंस ही मेजर नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस को मेजर करना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी जगह पर जो है फेयरली परफॉर्मेंस मेजर करने की दिक्कत आती है। चौथी है एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो आज के टाइम के मॉडर्न एम्प्लॉय है वो ये चाहते हैं कि उनको सैलरी अच्छी मिले, उनको अच्छे फायदे मिले, उनको बेकार सैलरी बेकार फायदे ना हो उनके, तो ये जो है एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन भी रहती है। और साथ साथ एक ये भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस बना रहा है, ठीक है ना, कि वो वर्क को भी अच्छे से संभालें और अपनी पर्सनल लाइफ को भी अच्छे से संभालें। तो और पांचवी दिक्कत ये आती है कि आज के टाइम में लीगल और कंप्लायंस इश्यूज बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस को जो है बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो कि वेजेस से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने लास्ट यूनिट के अंदर बताया था, मिनिमम वेजेस वगैरह, और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिससे रिलेटेड सरकार ने कानून बना रखे हैं। तो इन कानूनों को जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मानकर चलना पड़ता है, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उन कानूनों को नहीं मानती तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाती है। तो जो है इस वजह से भी कंपनसेशन को मैनेज करने में आज के टाइम में दिक्कत आती है। छठा है रिटेंशन ऑफ टैलेंट की दिक्कत, यानी कंपनी जो है जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, बढ़िया एम्प्लॉयज़ जो हैं कंपनी उनको कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन देती है, यानी कि उनको कंपनसेशन अच्छी देती है, उनको सैलरी अच्छी देती है, उनको बेनिफिट्स अच्छी देती है, ताकि जो है वो रुके रहें, कंपनी के अंदर रुके रहें। कंपनी के पास पैसे ना हो बट उसके पास स्किल्ड एम्प्लॉय हो, तो कंपनी चाहेगी कि यार मैं भले से ज़्यादा पैसा देकर इसे रोक लूँ, इसे जाने ना दूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंटरनेशनल कंपनसेशन का। तो इंटरनेशनल कंपनसेशन का मतलब ये होता है जो एम्प्लॉय अलग अलग कंट्रीज के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, तो जो है वहाँ पर वो काम कर रहा है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर वो काम कर रहा है, तो उनको क्या पे मिलती है, क्या उनको फायदे मिलते हैं, वही चीज़ उनकी इंटरनेशनल कंपनसेशन मिल कहलाई जाती है, यानी कि कंपनसेशन मिल रही है इंटरनेशनल से, बाहर से कंपनसेशन मिल रही है, उसको इंटरनेशनल कंपनसेशन बोला जाएगा। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, सबसे पहले आती है बेसिक सैलरी जो उनको मिलती है, दूसरे मिलते हैं उनको अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि हाउस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस, टैक्स एडजस्टमेंट तो उनकी होती है, यानी कि उनका जो टैक्स काटा जाएगा कि इंडिया में रह रहा है बट कंपनी वो बाहर की है, तो जो है इंडिया के हिसाब से और बाहर के हिसाब से दोनों जगह से टैक्स कट के उनको मिलेगा। बेनिफिट्स यही होते हैं उनको कि बहुत सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी करके देती है, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी कई बार बहुत सारी कंपनीज उठा लेती हैं, तो ये सारे चीज़ें फ़ायदे उन लोगों को मिल जाते हैं। तो चैलेंजेस दिक्कतें ये आती हैं कि अगर आप किसी कंट्री के अंदर जाते हैं, किसी नई कंट्री के अंदर जाते हैं, वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत अलग होगा, यानी कि आप खुद ही देख सकते हैं कि $1 जो है आपका आज के टाइम में 94 रुपीज़ का चल रहा है, ठीक है, 94 रुपीज़ का डॉलर है, तो वहाँ पर आप यहाँ वहाँ के सिर्फ आप $1 कमा पा रहे हो, और यहाँ पर आपको 94 रुपीज़ कमाने पड़ेंगे सेम जो है उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, तो आपके लिए कितना महंगा पड़ेगा कि अगर आपको $5 भी भेजने हैं तो आप 94 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, $470 के $5 पड़ेंगे आपके पास, ठीक है ना। तो ये कम, और वहाँ पर $5 के अंदर कुछ भी नहीं आता बाहर दूसरी कंट्री के अंदर, और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ये 94 हो जाएगा, कभी ये 96, कभी 92, आगे पीछे ये होता रहता है, और ये सेम नहीं रहता। तो कभी जो है आपको क्या नाम है 92 के हिसाब से मिले, तो फॉर एग्जांपल 92 के हिसाब से $5 मिले, तो आपको पड़ जाएंगे कभी 460 के पड़ रहा है, कभी आपको 470 के पड़ रहा है, तो एग्जैक्ट आपकी एक अमाउंट नहीं आएगी ये, क्योंकि फ्लक्चुएट होती रहती है। और कल्चर भी आपका डिफरेंस होगा, वेस्टर्न कल्चर अलग है और इंडियन कल्चर अलग है, आप लोगों को भी पता है कि बहुत ज़्यादा फर्क है वेस्टर्न कल्चर में और इंडियन कल्चर में, तो कल्चर का भी डिफरेंस आ जाता है, और लीगल रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। आप जाकर देख लीजिए कहीं पर लंदन, बर्मिंघम पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि कानून इससे रिलेटेड कितने ज़्यादा सख्त हो गए हैं आज के टाइम में, कि इतने ईजी नहीं है कहीं पर भी दूसरी कंट्री के अंदर जाकर पढ़ाई करना या फिर जॉब करना। तो इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि ये ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि पहला फ़ायदा यही है कि दुनिया के अंदर जो है ये जो बाहर की कंपनीज होती हैं वो जो है दुनिया के अलग अलग टैलेंटिस टैलेंट्स को उठाती हैं और जो है अपने पास काम के लिए लगा लेती हैं, और फेयरनेस को जो है इंश्योर करती हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, और इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है हमारा ग्लोबल कन्वर्जेंस ऑफ कंपनसेशन प्रैक्टिसेस। तो ग्लोबल कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि वो सारी कंपनसेशन की प्रैक्टिसेस जो कि आज के टाइम में हर कंट्रीज़ के अंदर सिमिलर होती जा रही हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन आ गया, ठीक है, एलपीजी की आपकी पॉलिसी आ गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की। तो एलपीजी आने के बाद जो है
अब जो कंपनसेशन का तरीका है, कंपनसेशन की प्रैक्टिसेस हैं, वो दुनिया भर के अंदर सिमिलर होती जा रही हैं, आसपास की होती जा रही हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल कन्वर्जेंस इसी चीज़ को बोला जाता है। तो रीज़न क्या क्या है ग्लोबल कन्वर्जेंस होने की वजह से, कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो दुनिया भर में काम करती हैं, जैसे कि बाहर की बहुत सारी कंपनीज हैं, उसका ऑफिस इंडिया में भी है, चाइना भी है में भी है, और कहीं पर दूसरी दुबई में भी उसका ऑफिस होगा। ठीक है, तो एक जो एमएनसी होती है वो जो है पूरी दुनिया के अंदर उसके सब जगह ऑफिस होते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो चाइना के लोगों को ज़्यादा दे रही हो, इंडिया के कम दे रही हो। तो उसको सिमिलर जो है एक अपनी कंपनसेशन प्रैक्टिस को रखना पड़ेगा, कि एक सिमिलर अमाउंट जो है वो हर देश के अंदर दे, ऐसा ना हो कि किसी देश को ज़्यादा दे रही है, किसी देश को कम दे रही है। और स्टैंडर्ड एचआर पॉलिसीज़ हैं, यानी कि एचआर की पॉलिसीज़ जितनी भी होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज़ कितनी भी होती हैं, वो हर देश के अंदर सेम इस्तेमाल करती हैं, और वो ग्लोबल कंपटीशन करती हैं वो टैलेंट ढूंढने के लिए, यानी कि वो हर देश के अंदर अपनी ऑफिस जमा लेते हैं, और जो वहाँ के टैलेंटेड लोग होते हैं उनको क्या कर लेती हैं, एक्वायर कर लेती हैं, अपनी कंपनी के अंदर लगा लेते हैं। तो फीचर इसके यही है, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बेस्ड पे मिल रहा है आज के टाइम में, ज़्यादातर जहाँ पर भी जाएंगे आप, जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। और हर जगह इंसेंटिव का स्ट्रक्चर सेम है, यानी कि आप कहीं पर भी चले जाएं, एक ही कंपनी है, अगर आप उसके इंडिया वाले ऑफिस में चले जाएं, चाइना वाले ऑफिस में चले जाएं, दुबई वाले ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पर इंसेंटिव स्ट्रक्चर उसका सेम होगा, पैसे देने का तरीका सेम होगा, सैलरी देने का तरीका सेम होगा। तो एक स्टैंडर्डाइज सैलरी सिस्टम बना रखा है, कि जो एक सैलरी एक देश के अंदर दी जा रही है वही सैलरी जो है दूसरे देशों के अंदर भी दी जाए, कि स्टैंडर्डाइज सैलरी का सिस्टम बनाया जाए। तो फायदे इसके यही है कि कंसिस्टेंसी हो गई पे स्ट्रक्चर के अंदर, यानी दुनिया भर के अंदर वो कंपनीज जो है उनका पे स्ट्रक्चर सेम है, सबको सेम टाइप की अमाउंट दे रही है। और ग्लोबल वर्क फोर्स की मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, और एम्प्लॉयज़ को फेयर ट्रीटमेंट मिलने लगा है। पहले तो ये होता था कि दुबई का बंदा है वो सेम काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, यहाँ वाले को कम मिल रहा है, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है, सबको अपनी मेहनत के हिसाब से सही पैसे मिलेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा पे फॉर परफॉर्मेंस फॉर ग्लोबल एम्प्लॉयज़, यानी कि ये सिस्टम का मतलब यही है कि एम्प्लॉयज़ को जो है रिवॉर्ड दिया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, कि कैसा उन्होंने काम करा, भले से ही वो इंटरनेशनल लेवल पर हो। पे फॉर परफॉर्मेंस हमने थर्ड यूनिट के अंदर पढ़ा था, तो वो सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ा था। तो वही अगर पे फॉर परफॉर्मेंस हम इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएं, ग्लोबल लेवल पर ले जाएं, तो यही बोला जाएगा पे फॉर परफॉर्मेंस फॉर ग्लोबल एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो खासियतें यही है कि ये ग्लोबल टारगेट से लिंक होता है, और यहाँ पर आपके बोनसेस, इंसेंटिव और स्टॉक ऑप्शन सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी इंक्लूड की जाती हैं। और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस जो मेजर की जाती है वो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से भी मेजर की जाती है आपकी। तो फ़ायदे इसके यही है कि दुनिया भर के अंदर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का यह फ़ायदा है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और कंपनी के गोल्स को जो है एम्प्लॉय के गोल्स के साथ यहाँ पर अलाइन कर दिया जाता है। मुश्किलें यहाँ पर ये आती हैं कि चैलेंजेस, मुश्किलें यहाँ पर यही आती हैं कि यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है परफॉर्मेंस को मेजर करना, यानी अगर हम कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ देखें तो वो चीज़ मेजर करनी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, और हर जगह का कल्चर अलग होता है। ठीक है ना, अगर हम परफॉर्मेंस इवेल्युएट करें तो उसके अंदर भी कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपके आ जाते हैं, और हर जगह का एक्सचेंज रेट अलग है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल $1 है इंडिया के अंदर तो वो 94 का है, मगर अगर आप पाकिस्तान में देख लो तो वो कुछ 200 रुपये का पड़ेगा आपका, 280-80 का। तो एक्सचेंज रेट भी हर जगह का अलग होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, कि अगर एक इंसान को इंडिया के अंदर 94 रुपीज़ मिल रहा है तो वहीं उसको पाकिस्तान के अंदर 280 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और जो चाइना की कंट्री है, उस चाइना की करेंसी है, उस चाइनीज़ रुपीज़ जो भी होते हैं उसके हिसाब से जो है चाइना की करेंसी के हिसाब से दिए जाएंगे उसको पैसे। ठीक है ना, तो कंपनसेशन की प्रैक्टिसेस जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अलग अलग कंपनसेशन का सिस्टम इस्तेमाल करती हैं, जो भी उनका नेचर है उसके हिसाब से जो है वो कंपनसेशन का तरीका इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले देख लीजिए हमारी फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्रीज़ है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर जाओगे आप तो वहाँ पर आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, और जितना अच्छा आपका काम करोगे उस हिसाब से आपको बोनस भी दिए जाएंगे। और तीसरी बात वहाँ पर ये होगी कि आपको स्टॉक ऑप्शंस भी मिलेंगे, ईसोप्स भी आपको दिए जाएंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स भी आपको दिए जाएंगे। और दूसरी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाते हो तो वहाँ पर आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी, आपको वेजेस मिलेंगी। ठीक है ना, आपको दिहाड़ी मिलेगी, क्योंकि आप वहाँ पर वर्कर हो, आप वहाँ पर काम कर रहे हो। और अगर आप वहाँ पर ओवर टाइम करते हो, एक्स्ट्रा टाइम काम करते हो, तो एक्स्ट्रा टाइम के आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। और यहाँ पर प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव आपको दिए जाते हैं, यानी कि जितने आप प्रोडक्शन करोगे, जितने यूनिट आप एक्स्ट्रा बनाओगे उस यूनिट के हिसाब से जो है आपको पैसे दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस की फील्ड के अंदर जाते हो
तो वहाँ पर आपको एक तो फिक्स सैलरी तो मिलेगी हर महीने, कुछ ना कुछ 40,000 50,000 आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, और उसके हिसाब से अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बोनस बोनस भी मिलेगा, और यहाँ पर टारगेट्स के हिसाब से भी इंसेंटिव मिला जाता है कि अगर आप 50 लोगों को लोन बेच देते हो तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, या फिर अगर आप 50 लोगों को क्रेडिट कार्ड बेच देते हो तो आपको उसके हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा। चौथी आती है हमारी रिटेल इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्रीज के अंदर आपको सेल्स कमीशन मिलती है, यानी कि आपको जो है, आप सेल्समैन की तरीके से फॉर एग्जांपल कहीं पर काम कर रहा हो तो सेल्समैन का काम क्या होता है, प्रोडक्ट को बेचना। तो जितने ज़्यादा वो प्रोडक्ट बेचेगा उस प्रोडक्ट के हिसाब से उसको कमीशन दी जाएगी। यानी उससे ये नहीं बोला जाएगा कि आपकी 5,000 सैलरी है, 10,000 सैलरी है, उसको ये नहीं बोला जाएगा। उससे ये बोला जाएगा कि एक प्रोडक्ट है 1,000 रुपये का, आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर 5% कमीशन, यानी कि हर प्रोडक्ट पर 50 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो आप जितने चाहे, जितनी आपसे हो सके आप वो बेचो और अपना पैसा कमा कर ले जाओ। इंसेंटिव होता है कस्टमर सर्विसेज के लिए। यहाँ पर जितनी कस्टमर आपकी तारीफ करेगा, अगर कस्टमर आपको अच्छे रिव्यू देगा कि ये बढ़िया बंदा है या सेल्समैन बढ़िया है, तो कंपनी उसके हिसाब से फिर इंसेंटिव्स भी देती है, यानी कि 5% को बढ़ा के वो 6% कर देगी। और अगर आप किसी स्टार्टअप्स में लगते हो, जो किसी इंसान ने अभी अभी नया बिजनेस स्टार्ट करा है, तो यहाँ पर आपकी जो फिक्स सैलरी तो होती है, फिक्स सैलरी तो होती है, बट वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि वो अभी नया नया स्टार्टअप से, उसने अपने अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट करा, उसके पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है ना। उसके पास बस इतना ही पैसा है कि वो अपना बिजनेस चला सके, ठीक है। बट यहाँ पर इंसेंटिव बहुत ज़्यादा होते हैं और स्टॉक ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर आपको स्टॉक्स दे देते हैं वो अपने, और इंसेंटिव दे देते हैं कि अगर ये कंपनी जो है फूट गई, आगे चल के बहुत बढ़िया काम कर गई, कंपनी बहुत आगे गई, तो आपका जो है बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, है ना। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि वो स्टार्टअप्स के अंदर लगते हैं 10-10 हज़ार रुपए के अंदर, नए नए स्टार्टअप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। फिर उसके बाद जो है वो कंपनी जो है बहुत आगे चली जाती है, बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है। तो वही 10,000 वाले बंदे अगले 1-2 साल के अंदर ही 1 लाख की सैलरी पर भी पहुंच जाते हैं, और वही अगर कंपनी डूब गई तो वो 10,000 भी आपको नहीं मिलने वाले। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। अब एम्प्लॉय को बेनिफिट्स क्या मिलते हैं पूरी दुनिया भर के अंदर, वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको दुनिया भर के अंदर बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के बेनिफिट मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। और ये जो बेनिफिट्स हैं ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं। सबसे पहले उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, जैसे कि इंडिया की नॉर्मल है और बाहर किसी दूसरी कंट्री की देखें तो अच्छी, और पाकिस्तान की देखें तो बहुत ही ख़राब है। तो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर बात होती है। दूसरा, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ क्या क्या है, सरकार ने क्या रूल्स बना रखे हैं। सरकार अगर टैक्स खा रही है बहुत ज़्यादा तो एम्प्लॉय के बेनिफिट्स तो भूल ही जाओ, ठीक है ना। इंडिया के अंदर, जैसे कि इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज टैक्स से रिलेटेड कितनी सारी हैं, कितना सारा सरकार टैक्स मांगती है, और उस हिसाब से कोई फ़ायदा इंसान को हमें नहीं दिख रहा है। ना अच्छा कॉलेजेस हमारे पास है, ना अच्छे हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं, ठीक है। और टैक्स की अमाउंट पूरी बराबर जा रही है हर किसी की, ठीक है। और उसके बाद कल्चर भी हर जगह का अलग होता है जिसके हिसाब से, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जहाँ पर रहने का जितना ज़्यादा खर्चा है उस हिसाब से जो लोगों को सैलरी भी दी जाती है। अगर वहाँ का रेंट ज़्यादा है तो सैलरी भी उस एरिया की ज़्यादा होगी। कि आप मुंबई वगैरह में चले जाओ फॉर एग्जांपल, तो मुंबई वगैरह के अंदर लोगों की सैलरी भी अच्छी खासी होती है और उनका रेंट भी अच्छा खासा होता है। वहाँ पर 1.5-1.5 लाख रुपए के 75-75 हज़ार रुपए के लोगों को सिर्फ क्या होते हैं, रेंटेड हाउस होते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन ग्लोबल बेनिफिट्स क्या क्या हैं पूरी दुनिया के अंदर जो हर किसी को फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा तो मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा होता है रिटायरमेंट प्लान मिलते हैं। पेड लीव्स मिलती हैं, यानी कि अगर आप छुट्टी भी कर रहे हो, वेकेशन पर हो, मैटरनिटी है या फिर पैटर्निटी लीव्स भी आपको मिलती हैं। बोनस दिए जाते हैं, इंसेंटिव दिए जाते हैं, और फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हो, रिमोटली वर्क भी कर सकते हो। तो ये फ़ायदे मिलते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं कंट्रीज़ के हिसाब से। तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए, यूके, यूरोप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पक्का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो तो आपको पक्का पक्का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, आपको पेंशन दी जाएगी, और अगर आप छुट्टी करते हो तो पेड हॉलीडेज भी बहुत सारी होती हैं, और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया बना हुआ है इन कंट्रीज़ के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और वहीं अगर हम देखें डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो अभी डेवलप्ड हो रही हैं, तो उसके अंदर आ गया हमारा इंडिया, खुद आ गया। यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको मिलती है, आप इंडिया के अंदर आपको देखो प्रोविडेंट फंड ज़रूर मिलता है, ग्रेचुइटी मिलती है, और बहुत सारे इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि बेसिक्स है। बहुत हाई स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं मिलते, बेसिक बेसिक वाले तो मिल ही जाते हैं इंडिया के अंदर भी। और आज के टाइम में इंडिया के अंदर भी वेलनेस प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने लगा है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको पर ज़्यादा प्रेशराइज ना किया जाए उन्हें, ठीक है।
तो इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि ये ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पर भी जिस देश के अंदर भी एक इंसान को बेनिफिट मिलेगा वो उस देश के अंदर जाकर काम करने की सोचेगा। आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो बाहर दूसरी कंट्रीज के अंदर जाकर काम करना चाहते होंगे, और एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहता है अगर उसको फ़ायदे मिलते हैं, और कंपनी की रेपुटेशन भी बनी रहती है। जब एम्प्लॉय अपनी कंपनी की तारीफ़ करेगा दूसरे लोगों से कि यार मेरी कंपनी बढ़िया है, मुझे बेनिफिट्स देती है, मुझे अपनी कंपनी से फ़ायदा है, तो उस कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़ेगी। अब सीईओ पे देखते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सीईओ पे का मतलब ये होता है कंपनसेशन, जो हमारी कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव यानी कि जो बड़े बड़े हमारी कंपनी के अंदर सीईओ वगैरह हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, तो उनको कितनी कंपनसेशन दी जाती है, उनको कितने पैसे दिए जाते हैं उस काम के बदले में, उसको सीईओ पे कहा जाता है। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को पैसे मिलते हैं जो भी कंपनी का सीईओ होगा, और उसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या क्या उनको दिए जाते हैं, एक तो बेसिक सैलरी होती है जो उनकी अराउंड 5 लाख 10 लाख मंथली होती है। उसके अलावा जितना बढ़िया काम करते हैं उनके परफॉर्मेंस बोनस मिलते हैं, और एक स्टॉक ऑप्शंस भी उनको मिले हुए होते हैं, कंपनी के शेयर्स उनके पास होते हैं कि कंपनी जितनी आगे जा रही है उनके शेयर्स भी उतने बढ़ते जा रहे हैं, उनको पर्क्स भी मिल रहे होते हैं साथ साथ। कंपनी की तरफ से कार मिल गई, कंपनी की तरफ से घर मिल गया, कंपनी की तरफ से फ्री ट्रैवल है। तो सीईओ पे के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, चारों पांचों चीज़ें तो खास कहते यही होती हैं, ये कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक्ड होता है कि जितनी बढ़िया कंपनी आगे जा रही होगी उतनी बढ़िया सीईओ की कंपनसेशन होगी, सीईओ को उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और इसके अंदर लॉन्ग टर्म के इंसेंटिव्स भी आपको मिलते हैं, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह भी मिलते हैं। और ये हर कंट्रीज़ के अंदर जो है सीईओ की पे अलग होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर नॉर्मल होती है। अब इश्यूज़ क्या-क्या आते हैं, दिक्कतें क्या-क्या आती हैं सीईओ पे के अंदर की जो है ये बहुत ज़्यादा होती है अगर रेगुलर एम्प्लॉयज़ से कंपेयर करेंगे। एक रेगुलर एम्प्लॉयर उसको 25,000 की सैलरी है, और एक सीईओ है उसकी 5 लाख की सैलरी है मंथली, तो बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तो थोड़ा ज़्यादा होता है, एक उससे भी ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसकी वजह से पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है कंपनीज़ के अंदर। पब्लिक इसी वजह से क्रिटिसाइज़ करती है कि ये ऊपर पोजीशन होने की वजह से इतनी ज़्यादा क्यों है, और एथिकल कंसर्न्स भी हैं इससे रिलेटेड, है ना? तो इम्पोर्टेंस यही होती है कि ये टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करती है और एग्जीक्यूटिव्स को मोटिवेट करती है कि वो कंपनी की परफॉर्मेंस को बढ़ाएँ। तो जितनी अच्छी कंपनी परफॉर्म करेगी उतनी अच्छी सीईओ को तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो यही यहाँ पर पॉइंट आता है। अब बियॉन्ड कंपनसेशन देखते हैं। बियॉन्ड कंपनसेशन का मतलब होता है नॉन मॉनेटरी फैक्टर, यानी कि जो पैसों के अलावा जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, यानी कि सैलरी और बेनिफिट्स के अलावा जो भी चीज़ें किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे, उन सारी चीज़ों को बियॉन्ड कंपनसेशन क्या कहलाया जाता है। तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी लाइफ के अंदर बढ़िया हो? सबसे पहला होता है वर्क लाइफ बैलेंस, उसको अच्छा मिले, यानी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिलें कि जब भी चाहे वो काम करे, वर्क फ्रॉम होम मिले, और लीव पॉलिसीज़ भी होगी, छुट्टियाँ भी उसको बीच-बीच में दी जाएँ, ऐसा ना हो कि उससे काम कराया जाए, तो उसका वर्क और लाइफ दोनों चीज़ें बैलेंस में रहे। ये चीज़ उसको चाहिए होती है पैसों के अलावा भी, कि मतलब 5 लाख तो फॉर एग्ज़ाम्पल मिल रहा है, कोई वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं है, 12 घंटे काम करना है, बाकी घर जाओ 8 घंटे सो, और बाकी क्या आपके 4 घंटे बचे उसमें जो कर सकते हो वो करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं तो सैलरी मतलब मेहनत वो भी वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। दूसरा, हर एक इंसान अपनी करियर के अंदर ग्रोथ माँगता है। हर एम्प्लॉयी चाहता है कि उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसको प्रमोशन दी जाए और उसको डेवलपमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाएँ। पैसों के अलावा वो एक अच्छी पोज़ीशन भी चाहता है कंपनी के अंदर, वो चाहता है कि उसका करियर अच्छा हो। तीसरी बात होती है वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि अगर एक उसको चाहिए कि जो वर्क प्लेस है जहाँ वो काम कर रहा है वो पॉजिटिव और सपोर्टिव हो, कि ऐसे लोग हों जो उसका साथ दें, हमेशा खुश रहें, उसको हमेशा सपोर्ट करें। ऐसे लोग ना हों जो हमेशा नेगेटिव उल्टी बातें कर रहे हों और उसको मोटिवेट भी ना होने दें, ठीक है ना? तो वो चाहता है उसका वर्क एनवायरनमेंट बढ़िया मिले और उसको रिकॉग्निशन मिले और उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर वो किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो उसको एप्रिसिएशन दी जाए, अगर कुछ वो बढ़िया काम करता है उसको अवार्ड दिए जाए, और अगर वो काम बेकार काम भी कर रहा है तो उसको फीडबैक दिया जाए कि वो किस तरीके से सुधार सकता है। तो हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसको रिकॉग्निशन मिले और रिस्पेक्ट मिले। पाँचवा है, वो चाहता है कि उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, यानी कि उसका जो काम है वो वर्क जो है उसका मीनिंगफुल हो और उसकी एक जॉब सिक्योरिटी हो। तो आज के टाइम में मॉडर्न ट्रेंड क्या-क्या है कंपनसेशन के अंदर? तो आज के टाइम में जो है कंपनसेशन जो है सिंपल वेजेस और सैलरीज से जो है, पुराने टाइम में ये होता था कि सिंपल सिंपल काम करा, वेजेस मिल गई, सैलरी मिल गई। तो आज के टाइम में ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई हैं और परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम हमारा हो गया है आज के टाइम में, है ना? तो यही सबसे पहला आया है कि पहले तो सिर्फ़ आपको वेज मिलती थी या फिर उसके अलावा आपको सैलरी मिलती थी। बट आज के टाइम में एक नई चीज़ आ गई है सीटीसी का, आपने नाम सुना होगा, कॉस्ट टू कंपनी। तो सीटीसी का मतलब ये होता है कि कितनी टोटल कॉस्ट है जो एक कंपनी इनकर्ड करती है अपने एम्प्लॉय के ऊपर 1 साल के अंदर। ठीक है ना? कि एक कंपनी 1 साल के अंदर एक कंपनी
एक साल के अंदर अपने एम्प्लॉय पर कितना पैसा खर्च करती है, वो चीज़ कहलाई जाती है कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि कंपनी का कितना खर्चा आ रहा है एक साल के अंदर एक एम्प्लॉय पर, उसको बोला जाता है सीटीसी। अब तो सीटीसी के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं कि कंपनी कितनी सैलरी दे रही है, कंपनी कितने अलाउंस दे रही है, कंपनी कितने बोनसेस दे रही है, कंपनी कितने बेनिफिट दे रही है, कितना इंश्योरेंस, कितना पीएफ दे रही है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं पर मंथ की हम प्लस करके पूरे ईयर की निकाल लें तो वही आपकी सीटीसी कहलाई जाएगी, टोटल कॉस्ट टू कंपनी कहलाई जाएगी। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फीचर्स इसके यही होते हैं कि आपको इसके अंदर जितने भी डायरेक्ट फायदे कंपनी दे रही है, फिर इनडायरेक्ट फायदे दे रही है। डायरेक्ट फायदे बेसिक सैलरी वगैरह होगा, इनडायरेक्ट फायदा आपका ये इंश्योरेंस पीएफ वगैरह होगा। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं इंक्लूड की जाती है। टोटल खर्चा चाहे भले से कुछ भी हो, रिटायरमेंट बेनिफिट, पीएफ, ग्रेच्युटी, सुपर एनुएशन, कुछ भी चीज़ हो जो कंपनी की एक साल के अंदर एक एम्प्लॉय के ऊपर जा रही है, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है आपकी, वो कहलाई जाती है आपकी सीटीसी। और यहाँ पर टोटल अर्निंग पैकेज आपको बताया जाता है, यानी कि आपसे बोला जाएगा कि आपका 5 LPA का एक साल का पैकेज है, आपका 3 LPA का, आपका 12 LPA का पैकेज है। तो उसके अंदर आपको ये मत समझे कि पर महीने का आपको अगर 12 LPA का है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, नहीं। उसके अंदर आपके सारे फायदे इंक्लूड होंगे। उसके अंदर कंपनी जो टैक्स देगी आपके हिस्से का, कंपनी जो आपके हिस्से के इंश्योरेंस के पैसे काटेगी, कंपनी जो आपके हिस्से के पीएफ के पैसे काटेगी, वो सारी चीजें सीडीसी के अंदर इंक्लूड होती है। और जो आपको पैसा मिलता है वो सारी चीजें काटने के बाद मिलता है। ठीक है ना। और ये सैलरी से ज्यादा ही कॉम्प्रिहेंसिव है, सैलरी से ज्यादा डिटेल्ड होता है। तो इंपॉर्टेंस यही है कि कंपनसेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि कंपनी जो है कितना पैसा अपने के एम्प्लॉय के ऊपर खर्च कर रही है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और ये एम्प्लॉयज की भी हेल्प करता है कि टोटल बेनिफिट्स को समझने में कि टोटल फायदे उसको मिल क्या रहा है। और जब जॉब्स के बीच में कंपैरिजन करना हो तो उस टाइम बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ये। अब नेक्स्ट आती है हमारी कंपेरेबल वर्थ। कंपेरेबल वर्थ का मतलब ये होता है कि एक जॉब के बदले में, ठीक है ना, दो जॉब्स हैं जिनकी इक्वल वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन दोनों जॉब्स के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को इक्वल पे करना। ठीक है ना। भले से जॉब्स अलग हैं, ठीक है, बट कंपनी की नज़र में वैल्यूज जॉब की सेम है, तो उसके लिए सेम चीज़ के लिए सेम अमाउंट पे करना कंपेरेबल वर्थ कहलाया जाता है। दो जॉब है आपकी, जॉब वन, जॉब टू। अब कंपनी जॉब वन वाले बंदे से भी सेम वैल्यू और जॉब टू की भी सेम वैल्यू है, तो उन दोनों को सैलरी भी सेम देना भी कंपेरेबल वर्थ कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये है, एक नर्स है, ठीक है, कंपनी के अंदर, और एक टेक्नीशियन है। एक हॉस्पिटल के अंदर दो लोग हैं, एक नर्स है और एक टेक्नीशियन है। ठीक है। और कंपनी के लिए दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है। कंपनी के लिए टेक्नीशियन की भी उतनी वैल्यू है, नर्स की भी उतनी वैल्यू है, हॉस्पिटल के लिए नर्स की भी इतनी वैल्यू है, टेक्नीशियन की भी इतनी वैल्यू है। तो इन लोगों को पे भी जो है, पैसे भी जो है सिमिलर मिलने चाहिए। ठीक है। ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। इससे यही होगा कि कंपनी के अंदर फेयरनेस को प्रमोट किया जाएगा और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बहुत सारी कंपनी के अंदर ऐसा होता है कि लड़कियों को ज्यादा मिल रहा है, लड़कों को कम मिल रहा है। ठीक है। आजकल तो ये भी होने लगा है। ऐसा नहीं है, पुराने टाइम में होता था कि लड़कों को ज्यादा मिल रहा है, लड़कियों को कम मिल रहा है। आज के टाइम में दोनों चीजें हो रही हैं, कहीं पर लड़कों को ज्यादा, लड़कियों को कम, और कहीं पर लड़कियों को ज्यादा, लड़कों को कम। ठीक है ना। तो ऐसी चीजें जो है ना हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के साथ भी जेंडर के हिसाब से भेदभाव ना किया जाए, इस वजह से ये चीजें दी जाती हैं। और इंश्योर करती है कि इक्वल पे मिले इक्वल वैल्यू के लिए, यानी कि जो काम कंपनी की नज़र में इक्वल वैल्यू का है उसके बदले में इक्वल पे भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारा ब्रॉड बैंडिंग का कॉन्सेप्ट। ब्रॉड बैंडिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर बहुत सारे सैलरी ग्रेड्स होते हैं, उनको कुछ वाइड सैलरी बैंड्स के अंदर हम बांट देते हैं। ठीक है ना। यानी कि बहुत सारे सैलरी हमारे ग्रेड से 25,000 से 50,000 का, 50,000 से आपका 1 लाख का, और बहुत सारे हैं। फिर मगर हम उसको कंबाइन करके एक ही जो है बड़ा सैलरी बैंड बना देते हैं, उसको ब्रॉड बैंडिंग कहा जाता है। यहाँ पर मतलब इसका यही है कि सैलरी लेवल, फायदे इसके यही होते हैं, फीचर्स यही होते हैं कि सैलरी लेवल कम हो जाते हैं, इतने सारे सैलरी लेवल को हमें लिखना नहीं पड़ता, बस छोटा सा एक सैलरी बैंड बना देते हैं। और वाइडर पे रेंज होती है हर बैंड के अंदर। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर ये नहीं बोला जाता आपको एग्जैक्ट अमाउंट, आपको ये बोला जाता है कि 25 to 50 मिल जाएंगे आपको। और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल सैलरी स्ट्रक्चर है, यानी जितना काम करे उसके हिसाब से जो है आप चेंज भी कर सकते हो। आप 25,000 से 50,000 के बीच में कितना भी दे सकते हो सकता है आप 25,000 दो, हो सकता है 30 दो, हो सकता है आप पूरे 85 दे दो। ठीक है ना। तो ये फ्लेक्सिबल है। और फायदे इसके यही हैं, एडवांटेजेस यही है कि पे स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है, करियर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा है यहाँ से, और हायरार्की को कम किया जा रहा है। पहले तो यही होता था कि जो जितना बड़ा है उसको इतनी ज़्यादा सैलरी, आज के टाइम में ऐसा नहीं है। तो जो जितने स्किल्स हैं जिसके पास, उसकी उतनी अच्छी सैलरी होगी। और नुकसान इसके यही है कि सैलरी के ऊपर से कंट्रोल चला जाता है कंपनी का, और कभी कभी कंफ्यूजन भी पैदा हो जाती है पे डिफरेंसेस के अंदर। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार
मेरी फॉर एग्जांपल ये जॉब है, मेरी जॉब पोजीशन इतनी है, उसकी भी जॉब पोजीशन मुझसे नीचे है, तो उसको भी मतलब मेरे जितने ही पैसे क्यों मिल रहे हैं, बट जबकि उसको अलग मिल रहा हो, बट सैलरी बैंड दोनों का सेम हो, तो ये दिक्कत आ जाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को जो है पे किया जाता है उनकी स्किल्स के हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से और उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से, ठीक है ना। उनके जॉब रोल से कि सीनियर मैनेजर है, मैनेजर है, उसके हिसाब से बढ़िया पैसा दे दो, ऐसा नहीं। जिसकी जितनी अच्छी स्किल, जिसकी जितनी अच्छी नॉलेज, जिसकी जितनी अच्छी एबिलिटी, जिसकी जितनी अच्छी कॉम्पिटेंसीज, उसके हिसाब से ही उनको पैसे दिए जाएंगे। तो कॉम्पिटेंसीज के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, क्या क्या होती हैं कॉम्पिटेंसीज हमारी, कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो, बात करने का लहजा हो उस इंसान के अंदर, टेक्निकल स्किल्स हो, टेक्निकल चीज़ें उस इंसान को आती हों, लीडरशिप की एबिलिटीज़ हो कि वो लोगों का लीडर बन सके, उसके अंदर ये काबिलियत हो, ठीक है। तो फीचर्स इसके यही हैं कि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और लर्निंग एंड ग्रोथ के लिए रिवॉर्ड किया जाता है और मल्टीटास्किंग को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता है। फ़ायदे यही है कि एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं कि वो नई चीज़ें सीख सकें, लर्न करें, न्यू स्किल्स को, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करें और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएं। नुकसान यही होते हैं कि कभी कभी कॉम्पिटेंसीज को मेजर करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और ट्रेनिंग कॉस्ट भी एम्प्लॉय को, ये सारी कॉम्पिटेंसीज उनके अंदर डेवलप करने के लिए जाहिर सी बात उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और ट्रेनिंग देने के लिए कंपनी को खर्चा लगेगा, तो ये ही नुकसान होते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। कंपनसेशन मैनेजमेंट फाइनली आपका खत्म होता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। ये सीरीज आपको पसंद आई हो कंपनसेशन मैनेजमेंट की, तो इस पूरी सीरीज को लाइक कर दें और हमारे चैनल को अब तक यहाँ तक आ गए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो क्यों नहीं करा यार, आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ठीक है, कर दो सब्सक्राइब। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं आराम से। और हाँ, अब जो भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। आप लोगों के लिए वही वीडियो हाजिर खिदमत हो जाएगी, आप लोगों के लिए वो वीडियो पेश कर दी जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बने रहें आइडिया इन्फ्यूजन के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।